आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 11। एक ही बार में अधिराज और आरू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एआर कारपोरेशन। अधिराज वहां पर जब से आया था तब से पिछले काफी रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था, क्योंकि उसने जब से इस कंपनी से हटकर अपनी दुबई वाली कंपनी पर जोर दिया था। इस कंपनी को राधिका जी और विक्रम इस कंपनी को संभाल रहे थे। वही इस कंपनी का की मीटिंग ज्यादातर आदित्य के हाथ में था। तभी केबिन का डोर खुलता है और कोई धड़ धरते हुए अंदर घुस जाता है। तभी अधिराज अपनी गुस्से भरी नजरों से सामने देखता है तो सामने आदित्य खड़ा होकर मुस्कुराते हुए, आई मिस यू भाई। आई एम वेरी हैप्पी ब्रो दैट यू आर बैक अगेन, कम बैक टू दिस कंपनी डॉट नाउ आई कैन ब्रेथ इजी। अधिराज गुस्से में, गेट आउट ऑफ माय कैबिन। अधिराज की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन आदित्य घबरा जाता है और वह बिना कुछ सोच पहले केबिन से बाहर चला जाता है और फिर सोचने लगता है कि उसने कौन सी गलती की। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान है और वह यहाँ पर भाई की हैसियत से नहीं, एक बॉस की हैसियत से है। आदित्य अपनी गलती सुधारते हुए केबिन का डोर खटखटाते हुए, मे आई कम इन सर। अधिराज की रौब भरी आवाज आती है, कम। आदित्य अंदर आता है तो वह चुपचाप वहां खड़ा हो जाता है। अधिराज उसे बैठने का इशारा करता है। आदित्य वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद अधिराज उसकी तरफ एक फाइल लगभग फेंकते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आदित्य उन सारी फाइलों को खोलता है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह वह डील थी जिसे आदित्य नहीं कर पाया था और वह उसे बहुत आसानी से छुपा भी लिया था। अब वह सोचने लगता है ये बात उसके भाई को कैसे पता चली। तभी उसे अधिराज की फिर से उसे भारी आवाज सुनाई देती है, स्पीक अप। आदित्य घबराते हुए, सर वह मैं। इसके आगे कुछ बोल पाता तभी अधिराज उसे गुस्से में घूरते हुए, इतनी बड़ी डील तुमने एक लड़की के लिए तोड़ा। और अधिराज अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए, मीटिंग फिक्स करो मेरी उन सभी के साथ। आदित्य अधिराज पर अपने गुस्से की घूर को बर्दाश्त कर, पर वह हमारे बुलाने पर क्यों आएंगे। अधिराज तिरछी मुस्कान के साथ, उनसे कहो कि उनकी जो मान थी वह खुद आने वाली है। ये सुन आदित्य के चेहरे का रंग बदल जाता है और वह अधिराज को देखते हुए, पर भाई। वह इतना ही कह पाता है कि अधिराज उसे हाथ दिखा बाहर जाने का इशारा करता है। आदित्य गुस्से की धुन पीकर वहां से बाहर चला जाता है और बाहर आकर अपना मोबाइल निकाल किसी को फोन करता है। उधर से फोन कॉल पर एक लड़की की बेहद धीमी और शांत आवाज आती है, हेलो आदित्य, आपने मुझे कॉल किया। आदित्य एक गहरी सांस लेकर, आपको बॉस बुलाए हैं, आपको मैं एड्रेस भेज रहा हूं, ये बोल वह कॉल कट कर देता है। वही शाम के समय में क्लब में। इस समय क्लब का माहौल ही चेंज था। चारों तरफ लोगों की पूरी फौज इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोग अपने प्यार मोहब्बत में डूबे हुए थे तो कुछ वहां के माहौल में रंगे हुए थे। तो वहीं पर आरू के गैंग का ग्रुप पहुंचता है, जिस ग्रुप में बरखा, प्रियांशु, शिवम और सौमिता भी आई हुई थी, क्योंकि सौमिता के फ्लैट से आरू उसे जबरदस्ती उठाकर लाई थी। सौमिता ने इस समय ब्लू रंग की टॉप और व्हाइट रंग की जींस पहनी हुई थी। उसने अपने बालों में एक क्लच लगाया हुआ था जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं पर बरखा ने इस समय एक ब्लैक कलर की जींस और ऊपर से उसने एक चेक वाला रेड शर्ट पहना हुआ था जिसमें वह काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। तो वही आयु ने ब्लैक कलर की थाई वन पीस पहनी हुई थी। वह इस डेट अपने पूरी तरह से कोई डॉल लग रही थी। बस ये वाली डॉल बकबक करने वाली थी और वह वाली डॉल शांत रहने वाली स्टैचू। इसकी वह नीली आंखें जो इसकी खूबसूरती को चार चांद कर रही थी। वही प्रियांशु ने व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की जींस और ब्लैक कलर की लेदर जैकेट जिसमें वह काफी ज्यादा कूल और हैंडसम और लग रहा था। सभी सनशाइन क्लब बार पर पहुंचते हैं। तभी वहां पर किसी की एक आवाज आती है, तो यहाँ पर बहन जी टाइप लोग भी आए हुए हैं। सभी उस दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक लड़की का ग्रुप खड़ा था। ये सभी आरू के कॉलेज से थे जो वह सभी आज क्लब में आए हुए थे और उन्हें आरू और उनके दोस्तों से सख्त चीड़ और नफरत थी। पर हाँ, जिस लड़की ने ये सब बोला था उसकी नजर प्रियांशु पर जरूर थी और इसी वजह से उसकी सबसे ज्यादा चिढ़ आरू से थी, क्योंकि प्रियांशु को सभी जानते थे कि वह किस घर से बिलोंग करता है। लेकिन आरू और प्रियांशु दोनों ही एक दूसरे के साथ जोक की तरह चिपके रहते थे। आरू उस लड़की को देखते हुए और बड़े ही एटीट्यूड में बोलती है, तो देखो भाई कौन आया है, बड़े घर की राजकुमारी, हमारे कॉलेज की ब्यूटीफुल खिताब जीतने वाली ब्यूटी क्वीन मोनिका राय आज इस क्लब में आई हुई है। तभी मोनिका उसे टॉन्ट करते हुए, मेरी तो यहाँ आने की औकात है अरुंधति, पर तुम्हारी औकात तो किसी दूसरे के बल पर है। कपड़े तो तुमने बड़े लोगों को दिखाने के लिए पहन लिए हैं, पर अपनी गरीबी वाली मेंटालिटी अभी भी छापी हुई है। ये कह वह उसे ऊपर से नीचे देखने लगती है। उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। तभी मोनिका बोलती है, जरा अपने जूते तो देखो, तुम्हें इतना तक नहीं पता कि ऐसे कपड़ों पर क्या पहना जाता है। कपड़े पहन लेने से किसी का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होता है। तुम 2 वक्त की रोटी भी ढंग से खा लो, वह भी बहुत बड़ी बात है। आरू जैसे ही यह सुनती है उसका चेहरा गुस्से के भाव में बदल जाता है। गुस्सा तो सभी को आता है और गुस्से में जाकर मोनिका पर झपट्टा मारती है और उसे दूर धकेल देती है। मोनिका गिर पाती कि उसके सारे दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। आरू उसे हाथ दिखाते हुए, तेरी हिम्मत से हुई मुझे इस तरह बोलने की, औकात की बात करती है, मैं तुझे बताती हूँ मेरी औकात क्या है, ये बोल जाकर उसे मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से प्रियांशु उसके कमर में हाथ डाल उसे पीछे खींच लेता है। वह प्रियांशु से खुद को छुड़ाते हुए बोली, कमीना छोड़ मुझे, मैं इस कमीनी को आज नहीं छोड़ूंगी। तभी प्रियांशु उसे खींचते हुए उसे धीरे से बोला, मुझे क्यों कमीना बोल रही है, कमीनी उसे बोलना था ना। आरू, अरे हाँ सॉरी हाँ, तो मैं कहा थी मोनिका को देखते हुए, साली तू अपने चेहरे पर न जाने कितने किलो का मेकअप लेकर घूमती हो और खुद को बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड समझती हो। ये बात सुनते ही वहां पर सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। मोनिका को अपना इंसल्ट फील हो रहा था। तभी उसका दोस्त रोहित बोलता है, सनाया इस मुनहफत लड़की के मुंह लगोगी तो ये तुम्हारी इज्जत ही उतारेगी, इसे तो हम बाद में कॉलेज में निपट लेंगे, अभी चलो नहीं तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। मोनिका को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि वह जानती थी आरू एक नंबर की झगड़ालू है। वह तो अपनी इमेज की परवाह नहीं करती, उसे अपनी इमेज बचानी थी। वह आरू को हाथ दिखाते हुए, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, यह बोल वह दूसरी तरफ चली जाती है। तभी आरू बोलती है, हाँ, जब हारने की बारी आई तो निकल पड़ी। आरू प्रियांशु से अपने आप को छुड़ाती है और एक गहरी सांस लेकर वहीं पर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसे सबकी नजर अपने ऊपर फील होती है। वह सामने देखती है तो बरखा उसे एकटक देख रही थी। तभी वह मासूम सा चेहरा बनाकर, बरखा तूने देखा ना वह कितनी गंदी तरीके से बात कर रही थी, हमारे फैमिली पर जा रही थी इसलिए मैं। तभी बरखा उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसका सिर सहलाते हुए, तूने अच्छा किया, बल्कि तुझे तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। ये बात सुनते ही आरू की आंखें में चमक जाती है और सौम्या से सिर्फ नगावारी में सिर हिला देती है। इसी होटल के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती है। उस गाड़ी को होटल के बाहर खड़ा गार्ड तुरंत जाकर खोलता है तो उसमें से अधिराज बाहर निकलता है और उसके साथ आदित्य और आगे से वैभव बाहर निकलता है। अधिराज के बाहर निकलते ही पीछे की गाड़ी से 3 से 4 बॉडीगार्ड अपने हाथों में बंदूक लिए उसे घेर कर कवर कर उसे होटल के अंदर ले जाते हैं। वैभव अधिराज के जाने से पहले जाकर रिसेप्शन से कुछ बात करता है। रिसेप्शन अपने लैपटॉप पर देख उसे 1003 रूम का नंबर बताती है और उसे लेफ्ट साइड जिधर लिफ्ट था उधर जाने का इशारा करती है। वैभव दूसरे साइड से लिफ्ट के जरिए दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। होटल के अंदर जाते ही बॉडीगार्ड लगभग 2 हाथ की दूरी पर अधिराज को घेरते हुए सभी को हटाकर जगह बनाते हुए आगे जाने लगते हैं। उनके ऐसा करने से लगभग सभी की नजर उसी तरफ जाती है। तभी शिवम की भी नजर भी उधर जाती है और वह बोलता है, अरे यार लगता है कोई वीआईपी गेस्ट आया हुआ है। तभी आरू की भी नजर उन लोगों की तरफ जाती है तो वह बोलती है, एक दिन ऐसा ही आएगा जब मैं चलूंगी और मेरे आगे पीछे 10 से 20 बॉडीगार्ड चलेंगे, फिर मैं सबको बताऊंगी और उस मोनिका को की औकात क्या होती है। उसकी ऐसी बातें सुन सभी उसे देखने लगते हैं। बरखा झुककर उसे स्मेल करने लगती है और बोलती है, क्या तुमने अभी कुछ पिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तभी आरू बोलती है, अरे नहीं यार मैंने पिया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ यदि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ ट्राई करूँ। बरखा बोलती है, ऐसा कुछ सोचना भी मत, यदि घर पर माँ और भाई लोगों को पता चला तो फिर हम सभी की खैर नहीं। तभी आरू बोली, जिंदगी इसी का नाम है, यदि कुछ खाया पिया नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कमबख्त शराब चीज क्या है जो अच्छे अच्छे दिल वालों की दिल की बातें निकल जाती है।
सभी उसकी बातें सुन उसकी तरफ देखने लगते हैं। आरू को ऐसा हरकत करते देख सौम्या बोली, चलो इसका मूड को और ही लग रहा है, इसका मूड बदले तब तक हम सभी यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वह सभी आरू को पकड़ते हैं वैसे ही आरू आ रहे वेटर के हाथ से वोडका उठाकर अपने मुंह में डालकर एक सांस में पी जाती है और एक अजीब सा कसैलापन उसके मुंह में घुल जाता है। पर तभी आरू बोलती है, सुशीला डार्लिंग अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये बोल वह डांस स्टेज पर चली जाती है और डीजे वाले से बोलती है, भैया जरा सॉन्ग तो चलाना। डीजे वाला भी मुस्कुराते हुए सॉन्ग लगता है, दरवाजे को कंडी मारो, कोई बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, आधा तक जो फील करे वह 2 रेड बुल गटक ले, और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराएं। बस आज की रात है, कल से वही सियापे हैं, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, सब पर अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सॉन्ग चलते ही आरू जाकर स्टेज पर गाने के बीट पर डांस करने लगती है। एक तो उसकी डांस स्किल, दूसरा उसको नशा जो कि पहली बार उसने पी थी और एकदम धूम मचाकर डांस कर रही थी। उसको देखकर प्रियांशु भी स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगता है और उन दोनों को इतना बेफिक्र होकर डांस करता देख वहां पर सभी उस डांस के माहौल में गुम हो चुके थे और सभी जाकर स्टेज पर डांस करने लगते हैं और आरू के लिए हुटिंग करने लगते हैं। हुटिंग की इतनी तेज आवाज सुन वही ऊपर से अधिराज जो कमरे की तरफ जा रहा था, उसकी एक नजर नीचे की तरफ देखता है जहां पर से एक लड़की को घेर कर डांस कर रहे थे। अधिराज ऊपर से उस लड़की को देख बोलता है, ऐसी लड़कियां खुद अपने हुस्न से मर्दों को फंसाती है फिर उसके बाद कंप्लेन करती है। तो ये बात जब वैभव सुनता है तो वह भी एक नजर नीचे देखता है पर फिर अधिराज के साथ उसके कमरे में चला जाता है। इधर ना चाहते हुए भी सौमिता और बरखा को भी आरू के साथ डांस करना पड़ता है क्योंकि वो प्रियांशु शिवम आरू तीनों ही उसे खींच लेते हैं और वही इन तीनों की वजह से वहां के लोगों का माहौल ही अलग हो जाता है। जिसे देख मोनिका नफरत भरी भाव से बोलती है, जहां जाती है वहां पर अटेंशन ले ही लेती है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया जाए जो तू दुनिया का अटेंशन लो। ये कह वह उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसके साथ खड़ा लड़का शुभम बोलता है, तुम करना क्या चाहती हो। तभी मोनिका उसके कान में कुछ कहती है जिसे सुन शुभम के चेहरे पर एक घटिया सी स्माइल आ जाती है। एपिसोड 12, अधिराज का खूनी हाथ, आरू और अधिराज का एक्सीडेंटल मुलाकात। अब आगे वही अधिराज जैसे ही कमरे अंदर उस रूम में एंटर करता है वैसे ही वहां पर सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। अधिराज जाकर वही एक सोफे पर किसी राजा की तरफ बैठा होता है। वही वैभव और आदित्य उसके पीछे खड़े होते हैं। वही अधिराज के सामने इस समय 2 आदमी खड़े थे जिनके चेहरे की खुशी जाती नहीं जा रही थी। उसमें से एक आदमी जिसका नाम शैलेंद्र जैन था, वह सामने बैठे अधिराज से कहता है, मिस्टर राजावत, हमें नहीं पता था कि हमारे भाग्य इतने अच्छे हैं जो आपके इंडिया में कदम रखते ही आपकी पहली मीटिंग हमारे साथ होगी और वह मीटिंग वो जो इस इंसान ने रद्द कर दी थी। यह कह वह आदित्य को घूरने लगता है क्योंकि उस समय उस मीटिंग पर आदित्य ने उसे एक थप्पड़ मारा था। आदित्य उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था जिसको देखते ही शैलेंद्र के हाथ अपने गाल पर चले जाते हैं जिससे सामने बैठा अधिराज बहुत अच्छे से समझ रहा था। अधिराज उससे बोलता है, मिस्टर जैन, पुरानी बातों को छोड़िए, फिलहाल में अभी की बातें करते हैं। वैसे मैंने सुना है आप काफी रंगीन मिजाज के हैं। ये बोल वाइन गिलास में भरने लगता है और बोला, रंगीन मिजाज के साथ साथ आप डील के बहाने पहले तो डील करते हैं, उसके बाद उसे तोड़ने का डर दिखाकर अपने मनचाहा शौक पूरा करते हैं। आए जैसे आपको किसी की भी कोई चीज पसंद आ गई तो किसी की बहन हो तो किसी की बेटियां। ये बात सुनते ही पहले तो शैलेंद्र का चेहरा अजीब हो जाता है, फिर अगले ही पल वह अधिराज के बारे में जितना भी रिसर्च किया था उस रिसर्च के बेस पर खुलकर अधिराज से बोलता है, जी मिस्टर राजावत, और वैसे हम दोनों ही इस कैटेगरी में आते हैं। ये सुनते ही अधिराज के हाथ बोतल पर कस जाते हैं। वह शराब हो रख अपने मुंह से लगाते हुए बोलता है और उसी के बगल में बैठा अनूप माहेश्वरी बोलता है, आप तो जानते हैं मिस्टर राजावत, आज के समय में घी सीधी उंगली से तो निकलती नहीं है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप क्या करें, यही उम्र है, उसके बाद तो एक दिन मर जाना है, तो यदि अपनी इच्छा पूरी नहीं किया तो फिर क्या कहना। तभी दरवाजा खुलता है, सभी डोर की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक लेडी खड़ी थी जिसकी उम्र यही करीब 30 साल रही होगी। देखने में बला की खूबसूरत, नैन नक्श उसके काफी ज्यादा खूबसूरत थे। एकदम गोरी सी, भूरी आंखें, घुंघराले बाल थे, पर उसके चेहरे के भाव सब मिक्स थे, कुछ डर कुछ घबराहट। वह अपने हाथों को एक दूसरे में बंधे वह अंदर एंटर करती है। उसने इस समय एक पिंक कलर साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत को देखकर शैलेंद्र और अनूप के चेहरे पर एक भद्दी सी स्माइल आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देख अधिराज की तरफ देखते हुए, मिस्टर राजावत, हमें नहीं पता था कि हम जिसको पाने के सपने दिन रात भर सो नहीं पाते थे, और एक कसक थी मन में कि न जाने इस औरत का दीदार करने से पहले ही इस दुनिया से ना चले जाऊं, पर आज वह इच्छा आपने पूरी कर दी। ये बोल वह उस औरत यानी कि स्वरा को ऊपर से नीचे देखने लगता है। स्वरा जिसने पिंक कलर की साड़ी और ब्लैक कलर की फुल स्लीव ब्लाउज पहनी हुई थी, इस समय उसके गोरी स्किन पर वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साड़ी से झलकती उसकी कमर जिसे देख उन सबके लार टपकने लगते हैं। आदित्य की नजर जब स्वरा पर जाती है और फिर उन सभी पर जो स्वरा पर गंदी नजरें डाले हुए थे, ये देख उसके हाथों की गुस्से में मुठियां भींच जाती है। तो वह जैसे ही कदम आगे बढ़ता है वैभव उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक देता है। तो आदित्य तिल मिला जाता है। तभी अधिराज एक नजर उठा उस औरत को देखता है जो उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है। तभी अनूप उठता है और स्वरा के चारों तरफ घूमते हुए अपने हाथ उसके हाथों पर रख सहलाते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। स्वरा डरकर सहम सी जाती है। तभी अनूप उसे खींचकर ले जाकर सोफे पर बैठकर बोलता है, मिस्टर राजावत, आपको हमसे क्या चाहिए, आप बेफिक्र होकर मांगिए, हम आपको अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार है, सिर्फ इस औरत के लिए। ये बोल वह उसके शरीर को निहारने लगता है। जब ये बात अधिराज सुनता है तो अपना सर टेढ़े कर उन दोनों को देखते हुए, तुम दोनों की औकात भी है मुझे कुछ देने की। तभी शैलेंद्र जो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वह बोलता है, ओ मिस्टर राजावत, अनूप सही कह रहा है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ आप एक बार कहकर तो देखिए, हम तो आपको अपनी जान दे देंगे। ये बोल शैलेंद्र खिसियाने लगता है और बोलता है, अरे ये कहावत है, आप सच में तो मेरी जान नहीं मान लेंगे ना। तभी अधिराज सोफे पर टिककर वही तो चाहिए मुझे। ये सुनते ही दोनों हैरानी से अधिराज को देखने लगते हैं। तो अधिराज बोलता है, तुम्हारी जान मतलब तुम्हारी बेटी जो अभी कॉलेज में पढ़ती है, जिसकी उम्र यही 20 साल, नाम पिंकी है, काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट है, क्यों ना तुम इसके बदले स्वरा को पॉइंट करते हुए अपनी उस जान को दे दो। ये सुनते ही शैलेंद्र की आंखों में गुस्सा उतर जाता है और वह बोलता है, ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर राजावत, वह हमारी बेटी है और मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्दों को मैं सुनना भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अधिराज बेफिक्रे से कहता है, औरत औरत होती है, नजर नजर होती है, जिस पर भी पड़ जाए, चाहे वह बेटी हो चाहे किसी की बहन हो, क्या ही फर्क पड़ता है। शैलेंद्र गुस्से में उठकर अपने वाइन के गिलास को फेंकते हुए बोलता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने के लिए। तभी अधिराज वैभव को इशारा करता है तो वह उसे कुछ एनवेलप लाकर देता है। अधिराज उस एनवेलप को खोल उसमें सारे फोटो को फेंक देता है। उसमें अनूप अपनी बीवी को देखकर हैरान था। वह बोलता है, मिस्टर राजावत, आप हमें यहाँ मजाक करने के लिए बुलाए हैं या किस लिए आए। तभी अधिराज उठकर बोलता है, जब तुमने अपनी किसी लड़की पर अपनी पूरी नजर डाली तब तुम्हें ये बात नहीं समझ आई कि वह भी किसी की बहन और बेटी होती है। ये बात सुनते ही शैलेंद्र हंसने लगता है और उसके हंसने का अधिराज पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अधिराज अच्छे से जानता था यही होने वाला है। तभी शैलेंद्र हंसते हुए, मिस्टर अधिराज राजावत, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप दूध के धुले हो। अधिराज उन सभी की तरफ देखते हुए, मैंने कब कहा कि मैं दूध का धुला हूं, और रही बात मेरी तो लड़कियां खुद मुझे अप्रोच करती है, जो मुझे अप्रोच करती है मैं उन्हें नहीं छोड़ता। अब तुम मुझे कौन सा टाइटल देते हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने अधिराज सिंह राजावत की मिल्कियत पर हाथ डाला तो सोचो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आए उन दोनों के अंदर डर बैठ जाता है और अनूप थोड़ा घबराते हुए, यह क्या कह रहे हैं आप मिस्टर राजावत, हमने कब आपकी चीज पर हाथ डाला।
तभी अधिराज अपनी लाल आंखों से स्वरा की तरफ देखते हुए बोलता है, फिलहाल में इस समय जिसे तुम अपने पास लेकर बैठे हो वह चीज मेरी है, तो सोचो कि मैं तुम लोगों का क्या हसर करूंगा। शैलेंद्र बोलता है, मिस्टर राजावत, यह सिर्फ आपके ऑफिस की एक मैनेजर है और इसके लिए आप हमारे साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। मानते हैं कि आप बहुत अमीर हैं और काफी पावरफुल है, पर हम भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये बात शैलेंद्र ने इतनी तेज आवाज में कही थी कि अधिराज अपने हाथों में पकड़े वाइन के गिलास को इतनी जोर से शैलेंद्र को खींचकर मारता है कि शैलेंद्र के बगल से होते हुए पीछे धड़ाम से टूटता है, जिससे वह गिलास चकनाचूर हो जाता है और तेजी से लगने की वजह से शैलेंद्र के गाल से ब्लड निकलने लगता है। अधिराज गरजते हुए, मुझे कोई तेज आवाज में बात कर रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं, और जो चीज मुझे बर्दाश्त नहीं मैं उसे अपने आसपास भी रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बोल वह स्वरा को देखता है जो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। तभी वह स्वरा को देखते हुए बोलता है, शायद तुम भूल गई हो मिसेज स्वरा दीक्षित की तुम किसकी मिल्कियत हो, या फिर इस तरह से डर डर कर जीने से तुम अपने आप को इस दुनिया से बचा लोगी। ये सुनते ही वह औरत की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मुझे कल तुम हर हाल में ऑफिस में चाहिए, लेकिन एक डरपोक औरत नहीं, वो औरत जो कि दिल और दिमाग से मजबूत हो। मुझे वो औरत नहीं पसंद जो समय आने पर किसी का सामना न कर सके। एक औरत अपनी खुद की रक्षा खुद से कर सकती है। ये बोल अचानक उसे अपने घर का दृश्य याद आ जाता है जिसमें आरू ने उस लड़के को कितनी आसानी से खुद को बचाया था। पर यह याद आते ही अधिराज की आंखों में गुस्सा उतर आता है, क्योंकि अगर आरू ने किसी और तरीके से उन सभी से निपटा होता तो वह उसे पसंद जरूर आता, पर आरू ने अपने जिस्म का लालच देकर उन सभी से खुद को बचाया था, जो उसकी नजर में एक गिरी हुई लड़की की इमेज बन गई थी। तभी अधिराज अपने प्रेजेंट में आते हुए स्वरा को देखते हुए कहता है, अगर आज तुमने वह नहीं किया जो तुम्हें उस दिन छूने पर करना चाहिए था, तो भूल जाना कि तुम्हारा अधिराज सिंह राजावत के साथ कोई संबंध है या कोई रिश्ता है। ये सुनते ही वह औरत ना में सिर हिलाती है। तभी अधिराज सामने टेबल पर पैर रख टिक टिक करते हुए आंखें बंद कर बोलता है। एक स्वरा घबरा जाती है, वह बोलती है, नहीं। अधिराज 2, स्वरा ना में सिर हिलाती है। तभी अधिराज बोलता है, 3, वह इसके आगे ये शब्द पूरा बोल पता, तभी धड़ाधड़ गोली चलने की आवाज आती है। अधिराज के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है इस समय स्वरा के हाथों में बंदूक थी और सामने 2 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, जो अभी भी थोड़े थोड़ी जिंदा थे, पर कभी भी मर सकते थे। स्वरा की आंखों से आंसू और हाथ और उसकी पूरी बॉडी कपकपाने लगता है और वह वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है, पर तभी आदित्य जाकर उसे पकड़ लेता है। वह औरत आदित्य के सीने में अपना सर छुपा लेती है। तभी शैलेंद्र कराहते हुए बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया अधिराज राजावत, ये हमारे साथ छल है। अधिराज बड़े एरोगेंटली उसके पास जाता है और स्वरा के हाथों से वह बंदूक ले लेता है जो स्वरा ने बहुत तेजी और फुर्ती के साथ वैभव की जेब से निकाली थी। वैभव बंदूक देखकर वह एक बार के लिए अपनी जेब को देखता है तो उसकी जेब खाली थी। वह समझ नहीं पाता कि इतनी फुर्ती से कैसे कोई उसकी जेब से बंदूक निकाल सकता है। तभी उस बंदूक के निशाने पर अपने हाथों को रखते हुए अधिराज शैलेंद्र के सीने पर पैर रख उसे उस जगह को दबाते हुए जहां पर गोली लगी थी। उसके ऐसा करने से शैलेंद्र की चीख निकल जाती है। तभी अधिराज झुककर बोलता है, मेरी अपनी चीज पर कोई नजर भी गिराता है तो मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। तो सोचो, तुमने तो उसके प्रति गंदी सोच और अपने हाथ रखने की कोशिश की है, तुम्हारा असर क्या होगा। ये बोल उसके मुंह में बंदूक रखता है और बाकी की गोलियां धड़ाधड़ उसके मुंह में डाल उतार देता है। ये देख बगल में तड़पता हुआ अनूप डर के मारे दम तोड़ देता है। ये सब देख वैभव और आदित्य परेशान जरूर थे, पर वह उन सब के प्रति कोई तकलीफ नहीं थी। वह जानता था अधिराज कैसा है। तभी अधिराज, वैभव तुम्हें हाँ क्या करना है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बोल बाहर जाने लगता है। तभी स्वरा हिम्मत कर किसी तरह उठती है और लड़खड़ाकर कांपते पैरों से जाकर पीछे से अधिराज को गले लगा लेती है और उसकी पीठ पर अपने सिर को रख जकड़ लेती है और रोने लगती है। अधिराज कम से कम 1 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहता है। तभी स्वरा बोलती है, राज। वह इतना ही बोल पाती है कि अधिराज उसे खुद से छुड़ा देता है और बोलता है, राज मर चुका है। ये बोल वह आगे निकल जाता है और उसके पीछे वैभव। आदित्य जाकर स्वरा को पकड़ लेता है। स्वरा वहीं पर बैठकर रोने लगती है और खुद के हाथों को देखती है और मन में बोलती है, जो मैं नहीं करना चाहती थी आज मैंने वह भी कर दिया। अब तो तुम खुश हो ना ऋषभ, जो तुम चाहते थे वह मैंने आज कर ही दिया, पर आज उसे देखने के लिए तुम नहीं हो। ये बोल रोने लगती है। वहीं नीचे पार्टी में आरू जो अपने साथी के साथ स्टेज पर धूम मचाई थी, वह सभी थक हार कर नीचे बैठ चुकी थे। तभी शिवम वेटर को पानी लाने को बोलता है तो वेटर जाकर उन सभी के पास ट्रे करता है तो सभी एक एक कर गिलास ले लेते हैं। ये देख उधर वेटर खड़ी मोनिका की तरफ देखता है तो वह उसे कुछ इशारा करती है। मोनिका जो इशारा करती है, वेटर वही गिलास का पानी आरू को देता है। एक सांस में सब पानी को पी जाते हैं। तभी आरू बोलती है, ये कैसा पानी का टेस्ट है। सभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आरू पहले से ही नशे में थी, इस वजह से उसने इस चीज का ध्यान नहीं दिया था। सभी पानी पीकर थोड़ी देर बैक डिनर कर निकलने वाले थे। तभी आरू बोलती है, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तभी बरखा बोलती है, चल मैं भी चलती हूँ। तभी आरू झल्लाकर बोलती है, यार मैं कोई बच्ची नहीं हूँ तो तुम लोग मेरे पीछे पीछे घूमती हो। मैं बस वॉशरूम से होकर आती हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से गई तो मैं तुम लोगों को खोजते खोजते कहीं गुम ना हो जाऊँ। उसकी बात पर सभी कुछ नहीं कहते हैं। सभी को पता था कि उसने थोड़ा सा नशा किया है, पर वह पूरी होश में है, और उन लोगों को क्या पता था कि वह उससे भी ज्यादा नशा पानी के जरिए कर चुकी है, जो कि मोनिका ने की थी। और जैसे ही वह वहां से बाथरूम की तरफ जाती है, वैसे ही मोनिका कुछ लोगों को इशारा करती है। ये वो 2 आदमी थे जो न जाने कब से आरू पर अपनी गंदी नजर बनाए हुए थे, जिसको मोनिका भागते हुए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर चुकी थी। आरू वॉशरूम में जाती है तो वॉश बेसिन में उल्टी करने लगती है। नशा उसके सर चढ़ गया था, उसे हाई डोज का ओल्ड शराब दिया गया था और आरू का ये पहली बार था, इसलिए उसे काफी ज्यादा नशा हो रही थी, जिसमें वह अपने होश गंवा रही थी। उसका सिर चकरा जाता है और बेचैनी महसूस होती है। तभी वह फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी वहां पर उसे 2 आदमी दिखते हैं जो शराब पीते हुए उसे ही निहारे जा रहे थे। वहां पर लाइट डिम लाइट थी। वह सभी आरू को देखने लगते हैं। एक की उम्र तो 40 से 45 साल, जो अधेड़ उम्र का लगता था, तो एक वही 30 से 32 साल का इंसान था। आरू मन में बोलती है, नॉट अगेन नोट, अभी तो मैं अपने आप को खुद ही कमजोर महसूस कर रही हूँ। पता नहीं सिर्फ एक वोडका पीने से इतना नशा क्यों चल रहा है, और मुझे आज ही क्यों पीना था, जब मैं जानती हूँ किसी को मुझसे पीटे बिना चैन नहीं रहता है। अब मैं कैसे इन सभी को दूँ, ये सभी वह अपने मन में बोले जा रही थी। तभी वह खिसियानी हंसी हंसते हुए बोलती है, अंकल आपको कुछ काम था। अपने लिए अंकल शब्द सुन और सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सभी आरू के पास आकर बोलते हैं, अभी हम तुम्हारे अंकल नहीं, अभी तो हम तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए आए हैं, चलो तुम्हें किसी ने बुलाया है। आरू नशे में ही चलते हुए, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ, बोल वह पीछे होने लगती है और वह दोनों उसे देखने लगते हैं। आरू जान जाती है कि उसके साथ कुछ प्रैंक किया गया है। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से पीछे देखकर बोली, अरे दीदी आप आ गई। दीदी शब्द सुनते ही दोनों पीछे देखते हैं। तभी आरू वहां से जितनी नशा के बाद उसके अंदर जान थी, वह पूरी जान लगाकर बाथरूम के पीछे वाली गैलरी से दौड़ लगाती है, क्योंकि जिस तरफ से आई थी उसी तरफ से तो वही दोनों खड़े थे। जैसे उन दोनों को पीछे कोई नहीं दिखता और फिर सामने देखते हैं, तभी एक दूसरे को देखते हुए, साली हमें बेवकूफ बनाकर भाग गई, यह बोल दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। चल यही एक रास्ता है और इसी रास्ते से गई होगी, यह हो कह दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी आरू घबराहट के साथ भागते हुए मन में बोलती है, शायद मेरी माता सही कहती थी, अरे यार ये सारे दुश्मन मेरे भी पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ये बोलते हुए बार बार पीछे देखने से वैसे ही किसी से टकरा जाती है। वह गिरती इससे पहले ही वह इंसान एक हाथों से ही उसकी कमर को पकड़ लेता है, जिससे आरू पूरा उसकी उसे हाथ पर झूल जाती है। पोज ऐसा था कि वह आदमी खड़ा था और अपने हाथों की हथेली में आरू की पूरी छोटी सी कमर थी और वह पूरा नीचे की तरफ झुकी
थी जिस वजह से उसके बाल नीचे बिखार गए थे। तभी वह दोनों आदमी उसके पीछे आते हुए बोलते हैं, ओए मिस्टर, आज हम सभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसे हमें शॉप दो। तभी वह इंसान आरू को एक छक्के से खींचकर खड़ा करता है, जिससे आस जाकर उसके सीने से लग जाती है और वह इंसान उन सभी की तरफ देखता है तो अधिराज की आंखों को देख वह सभी डरकर तो कदम पीछे हो जाते। एपिसोड 13 अधिराज आरू की पैशनेटली किस, आरू का अधिराज को काटना। अब आगे, आरू जब से पार्टी में आई थी तब से सभी की नजर उस पर ही टिकी थी। चाहे वह कितनी भी चुलबुली हो, पर उसकी सुंदरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कुछ अच्छे जो उसके साथ धूम मचाकर डांस कर रहे थे, तो वहीं पर कुछ बुरे ही थे जिसकी नजर आरू के बॉडी पर पड़ी थी और यह मोनिका देख चुकी थी। मोनिका अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए वही रास्ता चुना जो हर इंसान किसी को बर्बाद करने के लिए चुनता है। वह जब सभी थककर बैठे हुए थे तो वह आरू के पानी में तेज नशा करने वाला शराब वेटर के जरिए उसको पिलाती है। जब आरू को कुछ अजीब सा होता है तो वह वॉशरूम चली जाती है। सभी को लगता है कि आरू ने जो वोडका पिया है उसी का असर है। कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और जब वॉशरूम जाती है तो उसे उल्टियां होने लगती है। वो कुछ बेहतर महसूस करती है पर अभी भी उसका सिर चकरा रहा था। उसे सब कुछ अजीब और धुंधलापन लग रहा था। वह बाहर निकलती है तो अपने सामने दो लोगों को देख उनकी नजरों को देख समझ जाती है कि उसके साथ फिर से कुछ गलत होने की आशंका है। वह मन में अपनी माँ की बातों को याद करते हुए बोलती है, ये सारी दुश्मन मेरे ही क्यों बनते हैं। ये कह वह उन दोनों की नजरों को धोखा दे वहां से भाग जाती है। उसके भागते ही दोनों उसके पीछे जाते हैं तो आरू किसी की शक बॉडी से टकरा जाती है और धड़ाम से गिरने की होती है, लेकिन वह इंसान उसे एक हाथ से ही उसके कमर से पकड़ लेता है जिससे वह देख नहीं पाती और उसके बाहों में झुल जाती है। पीछे से वह दोनों इंसान जब उस इंसान को बोलते हैं कि उसे छोड़ दे तो वह इंसान आरू को सीधा अपने पास खींच लेता है। तो आरू जाकर उसके सीने से लग जाती है। तभी वह इंसान जैसे पीछे घूमता है, उसकी आंखों देख वह दोनों हकलाते हुए डरकर दो कदम पीछे हो जाते हैं। ये कोई और नहीं अधिराज था। वह दोनों ये तो नहीं जानते थे कि सामने वाला इंसान कौन है, पर उसकी वह गहरी और लाल आंखें उन्हें खड़े खड़े भी डराने के लिए काफी था और उसका ओहदा साफ समझ में आ रहा था कि उन सबसे कहीं ऊंचा है। वो दोनों अपने डर को काबू करते हुए, मिस्टर तुम जो कोई भी हो, देखो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की को हमने अप्रोच किया है और इसे हमारे हवाले करो। अधिराज एक नजर अपनी बाहों में खड़ी उस लड़की को देखता है जो कब से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अधिराज उसको कमर से पकड़ अपने सीने से लगाया था, इसलिए उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पा रहा था। तभी अधिराज बोलता है, क्या तुम्हें इस लड़की ने अप्रोच किया है। ये सुनते ही एक पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं पर हड़बड़ाते हुए झूठ बोलते हैं, हाँ उसी ने हमें अप्रोच किया है और वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर लड़कियां आती क्यों है। क्या वह अपने डर को काबू करने की कोशिश करते हैं। अधिराज की आंखें छोटी करके, तुम्हारी मर्जी या इसकी मर्जी है, और यदि इसकी मर्जी तो ये भाग क्यों रही थी। वह दोनों हड़बड़ा जाते हैं। अधिराज उनके चेहरे देख तिरछी स्माइल आ जाती है और उसकी स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं, किसी खतरे की घंटी थी। तभी अधिराज बोला, वह हम सभी खेल खेल रहे थे, जो पहले इस लड़की को पकड़ेगा वह उसके साथ पहले बेड पर परफॉर्मेंस करेगा। ये सुनते ही अधिराज की आंखें सख्त हो जाती है। तभी उसे अपने बाहों में आरू कसम कसाते हुए मगर गुस्से भरी आवाज आती है, कमीना, पापी, सुअर की औलाद, बिना पूंछ वाला कुत्ता, तू मुझे बेड पर ले जाएगा। अरे छोड़ मुझे, मैं बताती हूँ तुझे साले रावण के वंशज, तुझे लगता है कि तुम मेरी जैसी द ग्रेट आरू गिरवाल के साथ तो कुछ कर सकता है, और तुझे क्या पता पूरी कॉलेज पूरी दुनिया मुझसे डरती है। तू मुझे पकड़ेगा। अरे छोड़, कौन है तू जो मुझे इस तरह से रस्सी में बंधा है। ये बोल वह खुद को छुड़ाने लगती है। अधिराज को इस पिद्दी सी लड़की की इतनी तरह तरह की अजीबोगरीब गालियां सुन उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी जैसे अधिराज उसको छोड़ता है वैसे ही आरू दो कदम पीछे हो जाती है। आरू के चेहरे पर बाल आ चुके थे। तभी वह अपने बालों को अपने होठों से हवा कर फूंक के उड़ाती है और बड़ी अदा के साथ पीछे करती है, जिससे उसका चेहरा रिवील होता है। अधिराज के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। अचानक उसे आरू का वो ड्रेस याद आता है, वह ब्लैक कलर जो उसने ऊपर से नीचे बार में नाचते हुए देखा था। ये सोच ही गुस्से से उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आरू नशे में झूमते हुए गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रख बोली, सारे नाले के कीड़े, बदबूदार इंसान, क्या बोला तू अभी। मुझे पता है, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। एक मुक्का जाकर शैलेंद्र की नाक पर जड़ देती है, जिससे वह आदमी छटपटाते हुए दूर हो जाता है। दूसरे के पास जाकर उसके सिर के बाल पकड़ खींचते हुए वहीं जमीन पर गिराकर उसे पैरों से मारते हुए बोलती है, साले बदबूदार भेद, तुझे बड़ा परफॉर्मेंस करने का शौक है ना, तो चल मैं तुझे नाचना चाहती हूँ। ये बोल वह अपने जूते से मारने लगती है पर खुद गिर जाती क्योंकि वह नशे में थी और फिर से उठती फिर उन दोनों को मारती है। आरू की स्किल भी ऐसी थी कि कोई सोच नहीं पाता और वह उस पर प्रहार कर देती थी। इसी वजह से शायद वह एक दो तीन को मार गिराती थी और एक सबसे बड़ी वजह यह था कि वह अभी जिसके बाहों में थी उसकी गट फीलिंग थी कि वह इंसान उसे कुछ नहीं होने देगा। न जाने क्यों फिर भी उसे यह अंदर से आवाज आई थी, शायद इसलिए उसके अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई। वह दोनों खुद ही नशे में टूटे और आरू की मार पड़ने पर चारों खाने चिपक चुके थे। वह दोनों वहीं पर डर कर बैठे रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती अधिराज को देखने की। तभी आरू थककर लंबी लंबी सांस लेकर वह अधिराज के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में घूरते हुए, हुआ यू अंकल। ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रही थी। वह उसके पास जाती है और खुद को संभालने के लिए वह अधिराज की शर्ट को पकड़ लेती है और अधिराज के सीने पर सर रख बोली, क्या तुम कोई प्रिंस हो। तभी वह उसके होठों के पास बार बार छूते हुए, पर तुम्हारे होठों पर दांत क्यों है, वह भी इतने बड़े बड़े, क्या तुम मेरे सपने वाला डेविल हो। ये कह वह उसके होठों तक अपने हाथ को ले जा डर पीछे कर लेती है। तभी वह उसके बालों को छूते हुए कि तुम्हारे तो दो सिंग भी है, तुम क्यों मुझे सपने में आकर डराते हो। ये बोल वह उसे कसकर पकड़ उसके सीने से लगकर बोलती है, तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। प्लीज तुम अपनी ये दांत और यह सिंग हटा लो। तुम ये दोनों हटा लोगे तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे हैंडसम प्रिंस हो जाओगे। और प्लीज अंकल मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है। उसकी यह सब बेतुकी बातें सुनो और उसकी हरकतें देख अधिराज को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह उसके सामने ही उसकी खामियों निकाल रही थी। जहाँ लोग उसके लुक्स पर मरते थे, ये लड़की उसके लुक्स की ही बुराई कर रही थी। और ये लड़की डर भी रही है और उसी से चिपक भी रही है। और हद तो तब हो गई जब वह उसे अंकल बुला रही थी। पता नहीं क्यों अब तक अधिराज किसी और को अपने से दूर झटक देता, पर वह उस लड़की की सारी बातों को सुन रहा था। वह गुस्से में अपनी आंखें कसकर बंद करता है। उसके बाद वह आरू के चेहरे को पढ़कर ऊपर कर बोलता है, तुम्हें पता है मुझे जो अप्रोच करता है मैं उसे नहीं छोड़ता। ये सुनते ही आरू गुस्से में भर जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अधिराज उसकी आंखों में देख बोलता है, कौन हो तुम। आरू अपनी नशीली आंखों से अधिराज की उन लाल आंखों में देखते हुए बोली, मैं वह हूँ जिसके पास आने से लोग डरते हैं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता और तुम मुझे अप्रोच करने की बात कर रहे हो। ये बोल अपने पैरों से उसके दोनों पैरों के बीच में जैसे ही वार करने जाती है, उससे भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए अधिराज उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देख आरू अपने हाथों का मुक्का बनाकर अधिराज के ऊपर वार करने जाती है तो अधिराज एक हाथों से उसके हाथों को पकड़ पीछे मरोड़ देता है, जिससे आरू को दर्द होने लगता है। अधिराज उसके हाथों को इतनी ज्यादा तेज से मरोड़ता है होता है कि आरू की आंखों से आंसू आने लगता है। तभी अधिराज उसको वैसे ही मरोड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके मरोड़े हुए हाथ को पीछे कमर पर लगाकर आरू को घुरते हुए बोलता है, तुम्हारा अभी तक किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा है जो तुम अपनी यह छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर सबको डराती हो ना। वही झटके में मसल सकता हूँ और मेरे हिम्मत की बात तो करना भी मत। पहले तो तुम खुद सबको इन्विटेशन देती हो, उसके बाद अपनी मासूमियत दिखाती हो और लोगों को अपने करीब करती हो। मिस इनोसेंट। आरू को दर्द से आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। उसकी ऐसी रोनी शकल देख सुन एक पल के लिए अधिराज उसको देखता है, पर तभी उसे उसका सब बिहेवियर याद आता है कि वह किस तरह से कैसे रहती है। ये देख उसका गुस्सा और ज्यादा हो जाता है। तभी आरू रोते हुए बोलती है, अंकल प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पहले तो अधिराज का गुस्सा बड़ा ही था। ये लड़की इतनी बड़ी बार में किस तरह से डांस कर रही थी और फिर लोगों को सेड्यूस करती है और खुद उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और साथ में मासूमियत का दिखावा कर रही है और खुद के लिए अंकल शब्द सुन उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है।
और वह अपने एक हाथों से आरू के पीछे बालों पर अपनी पकड़ बनाता है। आरू जिसे अपने बालों की पोनी बनाकर आई थी पर डांस करने में वह अपने बालों को खोल देती है, जिस वजह से उसके बाल जो उसकी कमर तक थे, अधिराज के पकड़ने से उसे और दर्द होने लगता है। उसके बाल खुल जाते हैं। उसके बाल खुलते ही वह उसकी पूरे बॉडी पर बिखर जाते हैं। अधिराज उसके बालों के पीछे बहुत तेजी से पकड़ते हुए, अंकल क्या लॉजिक है, मैं तुम्हें किस नजर से अंकल दिखता हूँ? तभी आरू बोलती है, आप मुझसे बहुत बड़े हो और आप मेरे प्रिंस भी नहीं हो, आप मेरे सपने वाले डेविल हो। ये क्या उसकी मोटे मोटे बातें आंसू बह जाती है। इन दोनों को आपस में बिजी देख वहां से दोनों आदमी धीरे से अपनी जान बचा निकल जाते हैं, क्योंकि जब अधिराज उनकी तरफ मुड़ा था तो उसकी पॉकेट में उन्होंने बंदूक देख चुका था, इसलिए वह दोनों वहां से निकाल लड़खड़ाते हुए भाग जाते हैं। कॉरिडोर है, समय सिर्फ एक डीम लाइट जल रही थी। अधिराज का चेहरा कुछ साफ नहीं था पर वह लाइट आरू के चेहरे पर पड़ रही थी। अधिराज आरू के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मुझे दो मुझे चेहरे के लोग बिल्कुल नहीं पसंद। यह बोल वह उसे देखने लगता है। ना जाने ऐसा क्या था आरू में जो ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक रही थी। अब तक कोई ऐसी लड़की की होती तो वह उसे कब धकेल वहां से चला गया होता या फिर वह उसके साथ अब तक न जाने क्या कुछ कर चुका होता, पर ये लड़की बार बार अपनी तरफ देखने को मजबूर कर रही थी। आरू के नैन नक्श जो किसी हिरन की तरह बड़े बड़े पर नीली थे, तो वही उसकी सुराहीदार गर्दन जिस पर एक छोटी सी तिल थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। उसकी गोरी बॉडी, उसका परफेक्ट फिगर, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होठों का बार बार कपकपाना और बेवजह की बातें करना, वह सब कुछ उसे ना चाहते हुए ही अट्रैक्ट कर रहा था। तभी आरू रोते हुए बोलती है, अगर आपको अंकल नहीं पसंद है तो मैं आपको भैया बोलती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। अपने लिए भैया शब्द सुन अधिराज उसे एक झटके से दीवार से लगा देता है तो आरू का रोना और बढ़ जाता है। उसके धकेलने से दीवार से उसका सर लड़ जाता है, जिससे एक तेज दर्द उसके शरीर में उठता है। वह रोते हुए बोलती है, मुझे दर्द हुआ। तो अधिराज बोलता है, मेरे आसपास जो भी रहेगा उसे अपने नसीब में सिर्फ दर्द ही मिलेगा। उसकी हरकत देख आयु बोली, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कितना पावरफुल है। मेरे पापा एक सोल्जर है, मेरी माँ हाउसवाइफ वाली सोल्जर है, वो लोगों को अपने बेलन से ही पीट पीट कर अच्छे अच्छे को सीधा कर देंगी। तुम्हें पता नहीं है मेरे पास कितने हथियार है। अधिराज उसकी बातों को सुनने लगता है। पहली बार ऐसा था कि वह चुपचाप आरू की बातें सुन रहा था। अधिराज बोलता है, कौन कौन से हथियार तुम्हारे पास है? आरू बोलती है, मेरे पास कई सारे हथियार है, जैसे बखुश सुला, शिवु प्रियु, भाइयों हिटलर। इसके आगे कुछ बोल पाती तभी अधिराज को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह खुद को रोक नहीं पाता है और वह आरू के हिलते होठों को अपने होठों में कैप्चर कर चुका था। उसके ऐसा करते ही आरू पूरी तरह से जम जाती है। एक तो वह नशे में थी तो वही अधिराज के मुंह से वाइन का नशा घुलने लगता है। ऊपर से यह उसकी पहली किस थी। होठों को अपने होठों के अंदर रख उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे आरू छटपटा जाती है। अधिराज आरू के हाथ को छोड़ देता है जिसे वह मरोड़ रखा था और अपने हाथ उसकी कमर पर रखते हुए आरू को अपने सीने से लगा लेता है। आस उसके सीने पर मुंह के बरसाने लगती है पर अभिराज कहाँ उससे दूर हटाने वाला था। तभी वैभव जो खोजते खोजते अधिराज को इधर आया था, क्योंकि अधिराज को किसी का कॉल आ गया था तो वह बात करते करते यही रुक गया था। वही वैभव जब अधिराज को इतना लेट हो गया तो वह अंदर आता है। वह अंदर आता है तो देखता है कोई दो लोग एक दूसरे से किस कर रहे हैं। ये देख वह अपना चेहरा मोड़ बोलता है, न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तभी उसे एक हाथ दीवार पर नजर आता है और एक लड़का जो लड़की को होठों को शिद्दत से चूम रहा था, उसके चेहरे पर वह थोड़ी डीम लाइट पड़ रही थी, जिसे देख वैभव बोलता है, ये तो अधिराज है। ये केवल जैसे ही वह अपनी कदम आगे बढ़ता है फिर वह अपनी कदम रोकते हुए बोलता है, क्यों आखिर लड़कियां इसको अप्रोच करती हैं और ये न जाने कब सुधरेगा। ये बोल वह वापस चला जाता है, पर वैभव को क्या पता था इस बार उसे किसी ने अप्रोच नहीं किया था। अधिराज खुद की मर्जी से किसी के करीब गया था। वही वह तो चला जाता है और अधिराज जिसे आभास हो गया था कि बगल में कौन है, वह तिरछी नजरों से वैभव को जाते हुए देखा है, पर लगातार उसके होंठ आरू पर रहते हैं। शायद अधिराज ने जानबूझकर खुद का चेहरा दिखाया था। अब उसके मन और दिमाग में क्या था ये कोई नहीं जानता। वही आरू छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने लगती है। तभी अधिराज जिसको उसके किसी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वह उसकी होठ को एक जोर से स्मूच लेकर उसके होठों को छोड़ता है। उसके होठों को छोड़ते ही आरू जोर जोर की सांस लेने लगती है और वह लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। वह खुद को संभालते हुए वह अधिराज को देखते हुए बोलती है, तूने मेरी फर्स्ट किस चुराई है, ना देखना इसकी सजा मैं तुझे देखकर रहूंगी। अधिराज जिसकी आंखें अब तक थोड़ी शांत हो चुकी थी, वह आरू को देखने लगता है। तभी आरू उठकर आगे बढ़ती है। अधिराज कुछ सोच पाता तभी आरू आगे बढ़कर उसकी शर्ट के जो 2 से 3 बटन खुल चुके थे वह उसके सीने पर राइट हैंड पर अपने होंठ रख उसे पर जोर से अपनी दांत गिराती है, जिसे महसूस कर अधिराज अपनी आंखें जरूर बंद कर देता है, पर वह एहसास नहीं होने देता कि उसे दर्द हो रहा है और लगभग उसके मांस को काटते हुए दूर होकर वहां से भाग जाती है। अधिराज अपने सीने पर देखा है तो एक दांत का निशान बन चुका था, जिसपे एक घाव हो गया था और उससे खून आ रहे थे। अधिराज आरू को जाते हुए देख बोलता है, खेल जो तुमने शुरू किया है अब उसे खत्म मैं ही करूंगा। वह बाहर चला जाता है। एपिसोड 14 आरू का रोना। उसने मेरे साथ जबरदस्ती किसी की, अधिराज की कैद। अब आगे अधिराज जैसे ही बाहर जाता है, वैभव अपने कार से टिककर इधर उधर देख रहा था, जैसे वह अधिराज का इंतजार कर रहा हो। तभी सामने से आते हुए अधिराज को देखता है तो वह परेशान होते हुए अधिराज से बोलता है, अधिराज तुम कहाँ चले गए थे और तुमने इस तरह से अकेले में इतनी देर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर आए दिन खतरा रहता है। ये बोल उसकी नजर अधिराज के सीने पर जाती है, जहाँ से सफेद शर्ट से उसके खून दिख रहा था। वह परेशान होकर ये तो खून और कुछ बोल पाता तभी वह देखता कि वहां पर दांतों से कटा हुआ निशान था, जो काफी गहरा था। वह ऐसा निशान था शायद कभी मिटने वाला नहीं था। वैभव कुछ बोल पाता तभी अधिराज गाड़ी में बैठकर सिर पीछे टिका देता है और आंखें बंद कर बोलता है, अब यह मत पूछना कि सब कैसे हुआ, कुछ देर पहले ही तुम सब देख कर आए हो। ये सुनते ही वैभव चुप हो जाता है और वह गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वैभव मजाक करते हुए बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा क्या टक्कर की होगी जो तुम्हारे ऐसे करने पर वो तुम्हें इतना भयानक तोहफा देकर गई है। और हाँ, अधिराज सिंह राजावत तो अपने दिए तोहफे और अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करते। ये बोल वह हंसने लगता है। वैभव की बात सुन अधिराज को आरू का चेहरा घूमने लगता है। तभी अधिराज आंखें बंद किए हुए ही वैभव से पूछता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वैभव उसका फिर से मजाक उड़ाते हुए, द ग्रेट मिस्टर राजावत को मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए इतना सोचना पड़ा है, यानी बात में गहराई है, ये कह मुस्कुराने लगता है। अधिराज सार्कास्टिक तरीके से, यदि तुम्हारी कोई अपनी अजीज मेरी जिंदगी में आए तो तुम्हारा कैसा रिएक्शन होगा। ये सुनते ही वैभव के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है कि जैसे वह अधिराज के कहने का मतलब समझ गया हो। वह अधिराज को देखते हुए, मैं उसे तुम्हारे नजदीक भी भटकने नहीं दूंगा और जिंदगी में जाने की तो बात दूर की है, मैं उसे तुम्हारी परछाई से भी दूर करूंगा, क्योंकि मैं अपने कोई भी अजीब चीज को तुम्हारे आसपास ही भटकने नहीं दूंगा। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। अधिराज आंखें बंद कर ही बोला, और यदि वो मुझे पसंद आ गई तो? वैभव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है तो अधिराज बोलता है, ये बात तो तुम अच्छे जानते हो, जो चीज मुझे पसंद आ जाता है मैं हर मुमकिन कोशिश कर उसे अपने पास लाकर रखता हूँ, चाहे वह इंसान हो चाहे कोई डील। ये बात सुनते ही वैभव कुछ पल रुकता है, फिर उसके बाद बोलता है, तो फिर जो वैभव गिरवाल जो तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारी हर बात मानता है उसे अपने सामने खड़ा पाओगे। अधिराज कुछ नहीं बोलता और वैभव गाड़ी आगे बढ़ा देता है, पर अब वैभव के दिमाग में एक टेंशन दे चुका था कि आखिर अधिराज ने ऐसा क्यों पूछा। ये सोचते हुए वह गाड़ी चला रहा था और वहां से निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ आरू खुद को संभालते हुए भागते हुए बाहर जाती है तो शिवम उसको पकड़ते हुए रुक रुक कहाँ जा रही है। ना जाने कब से हम खोज खोज कर परेशान है और तुम यहाँ पर भाग मिल्खा भाग बनी है। आरू अपनी आंखें ऊपर कर देती है तो सही हैरान हो जाते हैं क्योंकि आरू की आंखों में आंसू था। तभी आरू रोते हुए बोलती है, यहाँ से जल्दी से चल, यहाँ पर डेविल है। उसकी ऐसी बातें सोच सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और सभी कुछ ज्यादा न पूछते हैं, पहले वहां से निकलना बेहतर समझते हैं और आरू को लेकर वहां से सभी निकल जाते हैं। वह सभी घर पर पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि वह सभी आज रात सौम्यता के फ्लैट पर रुकेंगे और इससे रचना जी को कोई आपत्ति नहीं रहती है। प्रियांशु पहले शिवम को छोड़ता है क्योंकि पहले उसका घर पड़ता था। उसके बाद उसने उन तीनों को सौम्यता के फ्लैट पर छोड़ता है। उसके बाद वह अपने घर की तरफ निकल जाता है। वही अंदर कमरे में अब तक सभी सो चुके थे पर आरू की आंखों से नींद गायब थी। आई उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे नहीं पता पर उसके अंदर एक अजीब सा डर था। उसे आज अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी। आज उसे अपने मॉम की बात याद आ रही थी, हर किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा किसी ऐसे से पाला पड़ा जिससे तुम खुद को बचा नहीं पाओगी उस दिन तुम क्या करोगी। इसलिए तुम किसी से भी कोई दुश्मनी मत किया करो, लड़ाई झगड़ा कम किया करो। या सब सोचते सोचते हिम्मत हो जाती है। आज का रात तो सभी का निकल जाता है पर आने वाले कल में क्या होने वाला था या तो सबका अपना अपना नसीब ही बताने वाला था। अगली सुबह सौम्यता के फ्लैट पर सौम्या किचन में बरखा के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। बरखा और आरू हफ्ते में 1-2 बार तो सौम्यता के घर रुक ही जाते थे, इसलिए उनके यहाँ पर कपड़े भी मौजूद होते थे। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। वह सभी एक दूसरे को देखते हैं फिर भागकर आरू के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वह सोई थी। वह जाते हैं तो देखते हैं आरू ब्लैंकेट में अपना चेहरा छुपा रो रही थी। ये देख सभी उसके पास जाकर उसका ब्लैंकेट खींचकर बोलते हैं, आरू क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है। क्योंकि हर किसी को पता था कि और जल्दी रोती नहीं है या फिर रोना उसका सिर्फ एक मजाक रहता था। अब यह मजाक वाला रोना था या सीरियसली वाला ये तो आरू के कुछ कहने पर ही पता चलने वाला था। आरू अपने पास सौम्या और बरखा को देख वह सौम्या के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, सुशीला अब मैं वर्जन नहीं रही। ये सुनते ही दोनों को एक जोर सा झटका लगता है। हैरानी से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी बरखा गुस्से में बोलती है, तू कहना क्या चाहती है कि तू वर्जन नहीं है। तब आरू रोते हुए, कल उस दुष्ट राक्षस कमीना ने मेरी फर्स्ट किसी को चोरी कर ली, अब मैं वर्जन नहीं रही, अब मैं अपने पति को क्या मुंह क्या दिखाऊंगी। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आरू को घूमते हुए सौम्यता बोलती है, आरू ये क्या बचपना है और यह किस तरह की बातें कर रही हो। देखो हर समय मजाक अच्छा नहीं होता है। तभी आरू सीरियस होते हुए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुमित्रा, प्लीज समझो ना। सच में किसी ने मेरी की किसी चोरी की और मुझे बेदर्दी से चुम्मा। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी बरखा कहती है, आरू तुम कुछ ज्यादा ही टीवी और मूवीज देखने लगी हो यार। पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान आता नहीं और ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों में रहता है, इसलिए तुम कोई सपना देखी होगी और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। आरू उन दोनों को अपनी बातों का विश्वास दिलाते हुए, तुम सब समझ नहीं रही हो। सुनो, जब मैं कल नशा में थी तो मैं वॉशरूम गई थी ना, तो सोचो मुझे इतना लेट क्यों हुआ। दोनों अजीब नजरों से आरू को देखने लगते हैं। आरू बोलती है, तुम्हें पता है मुझे 2 लोगों ने घेर रखा था, तभी मुझे एक उन दोनों से भी बड़ा राक्षस ने पकड़ लिया और मैं उन दोनों को तो मार गिराया पर वह बड़ा वाला राक्षस मुझसे ज्यादा ताकतवर निकाला और उसने मुझे कसकर दीवार पर लगा और किस आए। वह इतना ही बोली कि बरखा थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए, आरू स्टॉप इट यार, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम सिर्फ 10 मिनट से ही हमें नहीं मिली हो और 10 मिनट में तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। और दूसरी बात कि तुम्हें किसी ने बेदर्दी से किस भी की है तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ निशान क्यों नहीं है। क्योंकि जहां तक मैं मूवीज में पढ़ा है और सुना है उस हिसाब से यदि कोई किसी को जबरदस्ती किस करता है तो उसके होठों पर कुछ कटे या दांतों का निशान या स्वेलिंग जरूर होती है। वह तुम्हारे होठों पर क्यों नहीं है। ये सुनते ही आरू के दिमाग की बत्ती चलती है और वह तुरंत उठकर जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वह आईने में खुद को देखते हैं तो उसके होंठ एकदम ठीक थे। उसके होठों को तो कुछ नहीं हुआ था पर फिर भी अपनी बात पर अड़ते हुए बोलती है, मेरे होंठ पर कुछ चोट नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बरखा गुस्से में, आरू बस करो अपना इतना बचपना छोड़ो, तुम सपने में कुछ ज्यादा ही जीने लगी हो और शायद तुम्हें कुछ ज्यादा छूट मिल गई है। तुम्हें पता भी है ये बात तुमने हमसे ही कहा, अगर तुमने यह बात किसी और के सामने बोल दिया तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। आरू चुप हो जाती है। तभी सौम्यता बरखा को शांत कराते हुए, बरखा शांत हो जाओ, इतना हाइपर मत हो, उसे हम इस मामले में प्यार से समझाते हैं। तभी बरखा सौम्या से बोली, सौम्या तुम्हें लगता है कि यह प्यार की भाषा समझने वाली है। इसे कहते कहते इंसान थक जाता है पर समझ नहीं आता। ये बोल वह गुस्से में किचन में चली जाती है। उसको चित्ते देख आरू बोलती है, यार यह इतनी भड़क क्यों रही है। सौम्यता एक गहरी सांस लेकर आरू को बिस्तर पर बैठाकर उसे समझती है और बोली, तुम समझदार हो ना। आरू हाँ में सिर हिलाती है तो सौम्यता बोलती है, देखो ये सब बातें तुम यदि किसी और से कहोगी तो तुम्हें पता है हर कोई तुम्हें ही गलत समझेगा। आरू मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूँ। मुझे नहीं पता, तुम सब मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम सबसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि यह बातें जाकर माँ से या उस हिटलर से बताऊंगी। सौम्यता उसके गाल को चूमते हुए, दैट्स माय गुड गर्ल, और आओ जल्दी से बाहर का नाश्ता कर लो और यह सब फालतू की चीजों को देखना बंद करो, तुम्हारा दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा है। ये बोल चली जाती है। उसके जाते ही आरू आईने में खुद के अक्ष को देखते हुए बोलती है, काश मैं उस दिन लिपस्टिक लगाई होती, क्योंकि मैंने मूवी में भी देखा है यदि किसी के साथ किस होता है तो उसकी लिपस्टिक उसके मुंह के चारों तरफ फैल जाती है। तभी यह सब मेरी बातों का विश्वास करती हूँ। इस बात का अफसोस जताते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है। वही कोई और था जिसकी पूरी रातों की नींद उड़ी थी। वह कोई और नहीं अधिराज था। वह इस समय अपने जिम एरिया में अपनी कसरत को कर रहा था। 55, 56 ऐसे ही करते करते वह धीरे धीरे 100 पर पहुंच जाता है। तभी आदित्य बोलता है, भाई बस अब नहीं, आप जीत गए। ये बोल वह हथियार डाल देता है तो अधिराज उठकर अपने पसीने को पोंछते हुए उसी जिम की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। सुबह की धूप और हवा उसकी पूरी बॉडी पर पहुंचती है तो उसे एक ठंडक फील होता है। वह अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर एक बार अपनी आंखें बंद करता है तो उसे फिर से आरू का चेहरा नजर आता है। ये देख वह अपनी आंखें खोल बोलता है, मेरे रातों को बेचैन कर तुम चैन से सो जाओ, ये हो नहीं सकता। इस दिल को एक सुकून डालने के लिए कहीं तुम इन आगोश में कैद ना हो जाओ। उड़ती चिड़िया पंछी हो कहीं तुम्हारे पर काट पिसे में कैद ना कर लूं। मेरे अक्ष से भी दूर रहना वरना इस देवल की दर्द को सह नहीं पाओगी। ये कह वह सीटी बजने लगता है। तभी पीछे से आदित्य सब सुन रहा था और यह सब सुनते ही उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है और वह मन में बोलता है, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और उनके बोलने के अंदाज से लग रहा है जैसे वह किसी लड़की के लिए शब्द बोले हो। और जहां तक हम सभी जानते हैं भाई लड़कियों को सिर्फ एक रात के लिए यूज करते हैं जो खुद यूज होना चाहती है। वह अपनी जिंदगी में किसी लड़की को लाना नहीं चाहते हैं और मैं तो भगवान से इतना ही प्रार्थना करता हूँ उनकी जिंदगी में कोई ऐसा ना आए जो इनकी ऑब्सेस बनकर रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़की उनकी गुस्से और क्रूरता के नीचे में दबकर मर जाए, क्योंकि यह किसी से उस तरह प्यार कर सके जिसकी ये केयर करे हो नहीं सकता। मैं इस मामले में वैभव से बात करने का सोच बाहर निकल जाता है। तभी अधिराज का फोन बजता है। अधिराज अपने ख्यालों से बाहर आ फोन को रिसीव पर कान के पास लगता है तो उधर से उसका एक आदमी है जिसका नाम यही शेरा था। वह बोलता है, बॉस काम हो गया है, आज पूरे न्यूज़ चैनल पर उसी के पर्चे बटेंगे। अधिराज एकदम शांत आवाज में फिर कुछ सोच अधिराज बोलता है, उसका पता चला। शेरा नहीं बॉस, तो अधिराज फोन कट कर देता है। एपिसोड 15 वैभव सौम्यता की पैशनेटली किस केस को लेकर आरू के सवाल। सौम्यता के फ्लैट पर सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बरखा का चेहरा लगता हुआ था या यूं कहूं थोड़ा गुस्से में था, पर वही आरू चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा था कि कौन क्या कहा और किस बात से कौन दुखी है। पर तभी उसकी नजर बरखा पर जाती है जो उसे ही घूर कर देख रही थी। ये देख आरू अपने चम्मच को नीचे करती है और बरखा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने कान पड़कर उठक बैठक करने लगती है और बोलती है, हे गुस्सेल माता रानी, अब आप अपनी गुस्सा को शांत करें, आपकी यह शिष्या आपकी सारी बातों को ग्रहण
करेगी, आप जो कहेंगी वह सारी बातें मानूंगी। मैं नहीं कोई पिक्चर देखूंगी, नहीं कोई ऐसी बातें करूंगी जिससे आपका चेहरा किसी हाथी की सूंड की तरह लटक जाए। ये बोल अपनी प्यारी आंखें उसके सामने टिमटिमाने लगती है। बरखा चुपचाप उसकी नौटंकी को देख रही थी। तभी वह आरू से बोलती है, चल ठीक है, इतना नाटक मत कर और आगे से मुझे तेरी कोई भी बकवास और ऐसी हरकत नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। तभी आरू जाकर बरखा के गाल पर एक पप्पी देते हुए बोलती है, हाँ हाँ पता है, मेरी माँ की लाडली, तू जाकर उस मुकेम्बो से सब कुछ बता देगी, उसके बाद मेरी माँ मेरे नाम की वारंट निकाल गिरवाल जेल के लॉकअप में बंद कर देगी। ये सुनते ही सौम्यता हंसने लगती है। उसके बाद आरू अपना नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। बरखा नागवारी से सिर्फ सिर हिलाती रह जाती है, जैसे ये कह रही हो यह नहीं सुधर सकती। वो सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि उसके घर की बेल बजती है। बरखा जैसे ही उठने की होती है वैसे ही सौम्या बोली, तुम रुको मैं जाती हूँ। सौम्यता अपने हाथ पोंछ बालों का जुड़ा बनाते हुए जैसे ही दूर खोलती है, सामने वाले इंसान को देख थोड़ी सकपका जाती है और फिर उसके हाथों से उसके बाल छूट जाता है, जिससे उसके बाल कंधे पर बिखर जाते हैं और हकलाते हुए आप सामने खड़ा इंसान हाथ बंधे दरवाजे से टेककर उसे एक बार ऊपर से नीचे अच्छे से देखते हैं और बोला, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था। किसी आदमी की आवाज सुन बरखा और आर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जाकर डोर पर देखते हैं तो सामने वाले इंसान को देख आरू खुशी से बोलती है, भाई आप यहाँ। वैभव एक नजर सौम्यता को देख अंदर आ जाता है और वैभव के गले लग जाती है। तभी वैभव बोलता है, माँ ने मुझे बताया कि तुम दोनों यहाँ पर रुकी हुई हो और कॉलेज छोड़ने के लिए बोली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कॉलेज ना जाने की वजह से तुम यहाँ पर रुकी हो। ये सुन आरू का मुंह बन जाता है और वह मन में बोलती है, मेरी माँ तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तभी वैभव जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वहीं पर रखी सौम्यता की थाली में रखी पोहे को लेकर खाने लगता है। तभी सौम्यता हिचकिचाकर बोलती है, वह मेरी थाली है। तभी वैभव बोलता है, तो क्या हुआ, मैं सुबह सुबह यहाँ आया हूँ, मुझे भूख लगी है, अपने लिए दूसरा ले लो और यदि तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे खा सकती हो। ये सुनते ही सौम्यता का चेहरा नीचे हो जाता है। तभी बरखा ये देख मुस्कुरा देती है, पर आरू तो आरू थी। वो देखकर बोलती है, वो हो लड़की तो शर्मा गई, यह बोल हंसने लगती है। तभी सौम्यता आरू के सिर पर एक जोर से मारते हुए बोलती है, चुप कर बदमाश, बहुत बोलने लगी है। तभी आरू नाटक करते हुए है, क्या जमाना क्या है देख लो, दुनिया वालों अपने वाले आते ही इस मासूम से दोस्त को इग्नोर किया जा रहा है। सौम्या उसे घूरते हुए किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। वह चाय ही थी तभी उसे फील होता है कि पीछे कोई खड़ा है। ये देख वह जैसे पीछे घूमती है वह वैभव के सीने से टकरा जाती है। ये देख वह हड़बड़ा का पीछे हो जाती है और अपने दुपट्टे को संभालते हुए बोलती है, सॉरी गलती से हो गया। ये बोल वो जाने लगती है तो वैभव स्लैब पर एक साइड हाथ रख देता है, जिससे सौम्यता रुक जाती है। तभी वैभव उसकी थोड़े और करीब आता है। यह महसूस करते हैं सौम्या के दिल की धड़कन में बढ़ जाती है और वह शर्म से हकलाते हुए बोलती है, बाहर दोनों है। तभी वैभव उसके और करीब आते हुए बोलता है, उन दोनों को पता है हमारा रिश्ता क्या है। ये सुनते ही सौम्यता अपना चेहरा नीचे कर देती है। तभी वैभव उसकी थोड़ा और पास आता है तो सौम्यता अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वैभव उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ ऊपर करता है तो सौम्यता की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ये देख वैभव उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। यह महसूस होते हैं सौम्यता अपने हाथ वैभव की शर्ट पर कस देती है और सिसकने लगती है। वैभव का एक हाथ उसके कमर के पीछे था तो दूसरे हाथ से उसका सर सहलाने लगता है और सौम्यता उसके सीने पर सिर रखे खड़ी थी। लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही रहता है, फिर वह उसे वैसे ही सौम्यता के चेहरे को ऊपर कर बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इन 3 सालों में तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरफ सा गया था। ये सुनते ही सौम्यता की आंखों से आंसू फिर से गिर जाते हैं। यह उसका दर्द बयां कर रहा था क्योंकि इन पिछले कुछ सालों से उसने भी वैभव को काफी मिस किया था। वैभव और सौम्यता का रिश्ता उनके परिवार वालों ने तय किया था। वैभव की छोटी माँ यानी कि रचना जी और सौम्यता की माँ पूनम दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे और बनारस से सौम्यता की माँ पूनम वशिष्ठ और उनके पति केशव वशिष्ठ यहाँ दिल्ली में आए। केशव वशिष्ठ एक इवेंट कंपनी के मैनेजर थे। जब रचना की मुलाकात पूनम से यहाँ पर हुई तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर धीरे धीरे दोनों के बच्चे आपस में मिलते रहे। क्लास 8 से सौम्यता और बरखा आरू तीनों एक साथ पढ़ते थे। रचना जब सौम्यता के रिश्ते की बात जब अपने यहाँ राजन से बताती है तो उन्हें भी कोई इतराज नहीं होता और वैभव से भी पूछने पर वैभव उन्हें सिर्फ ये कह देता है कि वह उसका जहाँ रिश्ता तय करेगी वहाँ शादी कर लेगा। इस बात से घर के सभी लोग खुश थे। वही आरू के साथ सौम्यता का भी घर आना जाना होने लगा। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हुई, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी, और इन थोड़ी ही बातचीत में वैभव को सौम्यता काफी पसंद आ गई और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। पर उसे 7 साल पहले यहाँ से अधिराज के साथ जाना पड़ा। इसमें 3 साल पहले वह एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आया था। तब वह 2 बार सौम्यता से मिला था। उसके बाद अब जाकर वह यहाँ पर आया था। वैभव सौम्या का चेहरा ऊपर कर उसके माथे को चूम लेता है। यह महसूस करते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी वैभव कुछ हिचकिचाते हुए सौम्यता से पूछता है, सौम्या। सौम्या जो उसकी किस करने से आंखें बंद कर ली थी, आंखें खोल वैभव को देखने लगती है तो वैभव उसे इशारे में कुछ कहता है जिसे सौम्यता समझ नहीं पाती। तो वैभव उसे डायरेक्ट कहता है, कैन आई किस यू। ये सुनते ही सौम्यता हड़बड़ा जाती है। उसकी हड़बड़ाहट देख वैभव उससे कहता है, कोई बात नहीं है, यदि तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम अभी और समय दे सकते हैं एक दूसरे को। ये बोल वह जैसे ही उसके पास से हटने लगा सौम्यता उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। वैभव उसे देखने लगता है तो सौम्यता कुछ शर्माहट से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और अपने कैप्टे होठों से बोलती है, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सुनते ही वैभव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह सौम्यता स्लैब से पीछे थोड़ा पुश कर देता है और वह उसका चेहरा ऊपर कर उसके चेहरे को देखने लगता है जो काफी ज्यादा मासूम और खूबसूरत सा था। पहले वह उसके चेहरे को अपने आंखों में भरना चाहता था। सौम्यता को वैभव का चेहरा अपने ऊपर फील हो रहा था। उसके होंठ और ज्यादा कांपने लगते हैं। तभी वैभव उसके कांपते होठों को अपने होठों से शांत कर देता है। यह महसूस करते हुए सौम्यता कांपते हुए उसके सीने को पकड़ देती है। वैभव एक हाथ किचन के स्लैब पर रखे हाथ उसकी कमर से डाल उसे किस किया जा रहा था। शायद यह उन दोनों की प्यार की शुरुआत थी और शायद वह अपने आप को एक दूसरे को समय देना चाहते थे क्योंकि अब वैभव यहीं पर रहने वाला था। वही आरू बाहर अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी और वह बोलती है, यार यह सौम्यता का चाय कब से बन रहा है और भाई पानी पीने के लिए अंदर गए और अभी तक नहीं आए। ये बोल वह जाने लगती है। तभी बरखा उसका हाथ पकड़ते हुए, पर चुपचाप यहाँ बैठ कहीं नहीं जाना है। तभी आरू बोलती है, अरे देखना काफी लेट हो गया है। तभी बरखा घूरते हुए, क्या तेरे पास इतना भी बुद्धि नहीं है कि वह दोनों कपल है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी आरू उसे घूरते हुए, क्या किचन में कौन टाइम पास किया जाता है या बोल वह तुरंत किचन में भागती है। देखा बरखा अपने सिर पर पिट लेती है और उसके पीछे भागती है। वह जैसे ही किचन के पास जाती है तो वह ठीक जाती है पर वह खड़ी रह जाती है और वह सामने जो हो रहा था उसे देखने लगती है। जहां वैभव सौम्यता को काफी जोर से जकड़े हुए उसके होठों को किस किया जा रहा था और सौम्यता सिर्फ उसकी बाहों में किसी खरगोश की तरफ पड़ी हुई थी। तभी बरखा पीछे से पहुंचती है और यह सीन देख गुस्से में आरू से बोलती है, आरू चल। बरखा की आवाज सुन वैभव होश में आता है और वह सौम्यता की होठों को छोड़ उससे दूर हो जाता है और वहां से तुरंत निकलते हुए बस इतना बोलकर जाता है, जल्दी आओ। ये बोल चला जाता है। वही वैभव के छोड़ने से सौम्यता अपनी आंखें बंद कर किचन के स्लैब को पकड़ गहरी गहरी सांस लेने लगती है। ही आरू बेशर्मों की तरह उन दोनों की तरफ देख रही थी पर यह बेशर्मी सौम्या और बरखा की नजरों में था। पर आरू तो उस किस को देख पिछली रात अपनी किस को याद करने लगी थी जिसमें कि उसे अधिराज ने काफी लंबी किस की थी। यह महसूस करते ही उसका शरीर झंझना सा जाता है और शरीर में एक झंझनाहट सी आ जाती है। भले ही नशे में थी पर उसे सब कुछ याद था। वही सौम्यता जब खुद को नॉर्मल कर लेती है तो उन दोनों को देख शर्म से वहां जाने लगती है। उसको शर्म आता देख बरखा सौम्यता का हाथ पकड़ते हुए, सोनू तुझे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कपल हो। शर्माना तो इस बेशर्म लड़की को चाहिए जो मेरे मना करने के बावजूद यहाँ पर चली आए और अभी भी बेशर्मों की जैसे देख रही है।
ये बोल आरू को झकझोरती है तो आरू अपने होश में आती है और हड़बड़ा कब बोली क्या हुआ। तभी बरखा की उसे घूरती नजर देखती है तो उसे सब माजरा समझ आता है। तभी वह सौम्यता से बोली सोमू तुम सब ने तो बोला था कि किस करने के बाद होठों पर कुछ निशान होते हैं या स्वेलिंग हो जाती है तो तेरे होठों पर क्यों नहीं है। आर की यह बोलने पर सौम्या तो वही शर्म से गाड़ी जा रही थी कि आरू कितनी वैसमो वाला सवाल पूछ रही है। तभी बरखा उसे अपने सामने करते हुए बोलती है बेशर्म भाई उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे कि उसके होठों पर निशान होगा, वह उसे प्यार से किस कर रहे थे। जबरदस्ती किस वही करता है जो हैवान होता है, अगर कोई प्यार से किस करे तो वो एक हमसफर एक प्यार करने वाला इंसान ही कर सकता है। शायद ये बरखा की कही बात आरू के दिल के कोने में ऐसे जाकर लगती है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी से कभी निकलने वाली नहीं थी। आर अपने मन में एक बार दोहराती है जबरदस्ती किस यानी कि मेरे पर निशान नहीं है तो वह डेविल नहीं है। वह कोई नहीं था, उसने मुझसे प्यार से किस किया इसलिए मेरे होठों पर कोई निशान नहीं है। ये सोचते ही वह अपने में गुम होती है। तभी सौम्यता बाहर निकल जाती है तो बरखा उसे खींचते हुए ले जाती है। एपिसोड 16 मैं वह ज्वाला हूं जिसके पास आने से लोग डरते हैं पर तुम तो अंदर समा रही हो। अब आगे जब वह बाहर चला जाता है तब बरखा आरू को काफी डांट लगाती है। उसके बाद आरू बिना कुछ कहे अपना बैग उठा बाहर चली जाती है। सभी उसके पीछे चले जाते हैं। जब वैभव अपनी कार का गेट खोलता है तो सभी आकर उस पर बैठ जाते हैं। वैभव ड्राइविंग सीट पर बैठता है, उसके बगल में आरू और पीछे सौम्यता और बरखा। वैभव मिरर के जरिए एक बार सौम्यता को मैं अब ज्यादा सौम्या ही बोलूंगी को देखा है जो अपनी नजरें ही दूसरी तरफ की थी। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वैभव की नजर आरू पर जाती है जब वह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी तो वैभव से घूरता है तो वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। बरखा मन में ये कभी सीरियस नहीं हो सकती है। वह सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजावत विला में इस समय प्रियांशु की हालत खराब थी। वह चुपचाप सामने खड़ा था। घर के सभी लोग हाल में बैठे थे। राधिका गुस्से गुस्से में बोलती है इतनी रात को तुम कहाँ गए थे। प्रियांशु हड़बड़ाते हुए माँ वह मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। तभी वहां बैठी श्रुति जो उसके छोटे चाचा की लड़की थी जिसकी उम्र यही करीब 20 साल थी, वह बोलती है बड़ी माँ मैंने देखा भाई रात के 1 बजे आए थे। ये सुनते ही प्रियांशु गुस्से में श्रुति को घूरते हुए तू चुप कर मोटी, अपना जब भी मुंह खोलती है कुछ जहर ही बोलती है। उसकी ऐसी बातें सुन राधिका जोर से चिल्लाती है प्रियांशु ये कौन सा तरीका है घर की बेटी से बात करने का। प्रियांशु भी मुंह बनाते हुए बोलता है वह भी तो मुझे इस तरीके से बात कर रही है, मैं भी तो घर का बड़ा बेटा हूँ। ये सुनते ही श्रुति अपना जीभ दिखा देती है। तभी ऊपर से अधिराज नीचे उतरता है और बाहर जाने लगता है। तभी उसे धीरेन्द्र की आवाज आती है अधिराज के कदम रुक जाते हैं। तभी धीरेन्द्र बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं करोगे। अधिराज उन्हें देखते हुए शायद आप भूल गए हैं, आप मुझसे बहुत पहले अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं इसलिए मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करें। ये बोल वह निकलने लगता है। तभी राधिका की आवाज आती है अधिराज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। तभी अधिराज बोलता है आपके कहने पर मैं यहाँ पर रुक जरूर चुका हूँ पर इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद लगाने की कोशिश मत करिएगा। ये बोल वह बाहर निकल जाता है। तभी प्रियांशु अधिराज को देखते हुए आप क्या कहेंगी मॉम, भाई भी तो आपकी बात नहीं मानते हैं, आप उन्हें तो नहीं डांटती है। राधिका उसे घूरकर देखती है और बोलती है आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। ये सुनते ही प्रियांशु हड़बड़ाते हुए बोलता है यह आप क्या कह रही है मॉम, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मैं पढ़ाई क्या करूंगा। ऐसा नहीं था कि प्रियांशु बहुत पढ़ने वाला लड़का था पर कॉलेज ना जाना मतलब वह अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। तभी राधिका जी बोलती है जब तुम्हें लड़कियों के साथ घूमना फिरना ही पसंद है तो क्यों ना तुम रिया की शादी का कारभार तुम ही संभालो, जैसे उसका कपड़ा ज्वेलरी यही सब तुम्हें करना है। ये सुनते ही प्रियांशु रोनी जैसा चेहरा बना देता है। उसकी यह शक्ल देख वहां पर बैठी श्रुति हंसने लगती है। तभी राधिका जी उसे घूरते हुए क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। श्रुति जी बड़ी माँ मैं बस जा रही हूँ। ये बोल अपने बैग ले प्रियांशु को जीप दिखा भाग जाती है। वही कॉलेज में सभी गैंग अपना एकजुट बनाकर बैठे हुए थे। तभी आरू बोलती है यार मेरा कोको अभी तक नहीं आया। तभी शिवम बोला हाँ अब तक तो आ जाता था, आज इतना देर हो गया। तभी आरू अपना चेहरा नीचे कर बोलती है यार मेरा कोको नहीं आएगा तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बरखा उसे टॉन्ट मारते हुए हाँ क्यों नहीं, वह नहीं आएगा तो उसके बिना तुम अपनी यहाँ पर अपनी मटरगश्ती कैसे करोगी। तभी शिवम बोलता है वैसे प्रीता भी तो इसी कॉलेज में आती है ना। तभी आरू खुश होते हुए हाँ क्यों नहीं, हम उसी से बात कर लेंगे। वह सभी बात कर ही रहे थे तभी एक टीचर की आवाज आती है क्या हुआ तुम लोगों क्लास में नहीं जाना है। ये सुनते ही बरखा जी मैम हम जा रहे हैं ये कह वह आरू को खींच कर ले जाती है। वही शिवम अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। वही दूसरी तरफ ऑफिस में अधिराज अपनी चेयर पर इस समय बैठा था। उसके सामने इस समय उसका मैनेजर खड़ा था और सारे फाइल को उसे दिखा रहा था। बेचारे ने दिन रात एक करके पिछला 7 साल की सारी चीज कलेक्ट कर अधिराज को दिखा रहा था। अधिराज सब कुछ देखते हुए बोलता है मेरी कुछ देर में एक मीटिंग करो, यहाँ के जितने भी सीनियर एम्प्लॉय हैं उन्हें मीटिंग रूम में आने को बोलो। ये सुनते ही मैनेजर घबराकर बॉस क्या कुछ गलती हुई है। आय उसे देखते हुए तीखी नजरों से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, यदि कोई मुझसे सवाल करता है तो। मैनेजर घबराकर सॉरी सर। अधिराज उसे जाने का इशारा करता है। तभी उसके केबिन का दरवाजा खोल कोई अंदर आता है। ये देख अधिराज गुस्से में सामने देखता है तो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसका नाम शिव था। उसे देख अधिराज गुस्से में क्या तुम मेरे केबिन में नॉक करके नहीं आ सकते हो। शिव उसके बात को इग्नोर कर बॉस काम जरूरी था इसलिए मैं एक सेकंड भी गवाना जरूरी नहीं समझता और जब मुझे अंदर आना ही था तो मैं ये दरवाजा नॉक करने का वेट नहीं कर सकता। अधिराज बस उसे गुस्से में देखता रह जाता है। तभी शिव सबको इग्नोर कर उसके सामने एक फाइल करता है और बोलता है जिसकी फाइल आपको चाहिए था वह इसमें है। अधिराज जैसे जैसे वह फाइल देखता जाता है उसकी आंखें वैसे वैसे सख्त हो जाती है। तभी अधिराज बोलता है इस पर नजर रखो, शादी होने तक इस पर अपनी नजर चील जैसे रखना, यदि एक भी मिस्टेक हुई तो फिर याद रखना तुम मेरा वह रूप देखोगे जिसकी कल्पना भी तुम नहीं किए होंगे। शिव एक नजर अधिराज को घूरता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी दरवाजा खोल वैभव और प्रीतम दोनों ही अंदर आते हैं। वैभव जैसे ही शिव को देखता है शिव उसे एक स्माइल पास करता है जिसे देख वैभव गुस्से में उसे देखते हुए उसे 4 कदम दूर पर हो जाता है। तभी शिव जैसे ही उसके पास आता है वैसे ही उसे अधिराज की आवाज आती है गो शिव। शिव मुंह बनाते हुए चला जाता है। उसके जाते ही प्रीतम हंसते हुए बोलता है क्या नमूना तुमने पाल कर रखा है, कौन कहेगा कि यह हैंडसम सा लड़का लड़कों में इंटरेस्ट रखता है और ज्यादातर इस वैभव पर इसकी नजर रहती है। अब वह भी क्या करे, यह है ही इतना चिकना। ये सुनते ही वैभव उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारते हुए बोलता है शायद तू ये भूल गया है मैं कमिटेड हूँ और मेरी एक होने वाली वाइफ की है और मैं उसके अलावा किसी को एक नजर भी नहीं देखता, पर क्या करूँ इस कमबख्त ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तभी वह अधिराज को देखते हुए जो फाइल पढ़ने में बिजी था उससे बोलता है तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी सीआईडी की कमी पड़ गई थी। ये सुनते ही अधिराज बोलता है पहले चुपचाप यहाँ बैठो तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोल वह वैभव को फाइल सरका देता है। वैभव जैसे ही उस फाइल को देखता है उसकी आंखें सख्त हो जाती है। तभी अधिराज बोलता है राहुल इसी का लड़का है। तभी वैभव ना समझी में अधिराज को देखता है तो अधिराज उसे बस इतना ही बताता है कि रिया। इतना सुनते ही वह सब समझ जाता है और गुस्से में बोलता है जब इसका बाप ही इतना घटिया है तो इसके औलाद से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। तभी प्रीतम माहौल को लाइट करते हुए बोलता है वैसे अधिराज सुना है कि तुम होटल में किसी को बहुत ज्यादा डिपली किस कर रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है किसके बाद तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो पर मुझे किसी ने बताया।
कि तुम कुछ नहीं देर में चले आए, ये कहाँ से चमत्कार हो गया। ये सुनते ही अधिराज वैभव को देखता है जिसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। अधिराज को देखते हुए तभी अधिराज अपनी कुर्सी पर लीन होते हुए बोलता है, वैसे मेरी बात छोड़ो, मेरा तो यह चलता रहता है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, पर वैभव मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उसकी मुस्कुराहट देख वैभव को कुछ अजीब सा लगता है। तभी अधिराज बोलता है, वैसे इस होटल में तुम्हारी वह चिड़िया भी पहुंची थी जिसे तुमने कुछ ज्यादा ही ऊंचाई छूने के लिए छूट दे रखी है। ये सुनते ही वैभव के चेहरे की धीरे धीरे स्माइल गायब होने लगती है। अधिराज और तो और नशे में भी काफी चुर थी। सोचो अगर वह लड़की मेरे पास आ जाती है और जैसे तुमने मुझे किस करते हुए देखा, अगर वह लड़की तुम्हारी बहन होती तो। ये सुनते ही वैभव गुस्से में उठता है और अधिराज का कॉलर पकड़ लेता है और उसे जब झकझोरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बहन को अपने से जोड़ने की। इस बात पर अधिराज हंसने लगता है। तभी वह गुस्से में वैभव को झटक देता है और अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोलता है, पहले जाकर अपनी बहन पर नजर रखना सीखो, उसके बाद तुम मुझसे बात करना। वैभव, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती अधिराज, वह कहीं भी बार में नहीं गई थी। तभी अधिराज अपने कॉलर को ठीक कर अपने फाइल को देखते हुए बोलता है, और तुम्हें भी बात पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये तुम डिसाइड करो कि आखिर झूठ किसने बोला है। प्रीतम उसे पढ़कर बोलता है, शांत हो जाओ, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो। वैभव उसे सिर्फ गुस्से में घुरता रह जाता है। तभी अधिराज बोरियत से बोलता है, यू बोथ गेट आउट माय कैबिन। प्रीतम वैभव को खींचते हुए लेकर निकल जाता है। उन दोनों के जाते ही अधिराज अपनी आंखें बंद कर अपना सर चेयर पर टिका लेता है। उसे अपने और आरू के बीच का किस याद आता है और मन में बोलता है, तुम मुझे इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकती, मैं वह ज्वाला हूं जिसके नाम से ही लोग डरते हैं और तुम तो अंदर समा रही हो। वही प्रीतम वैभव को मना कर वह अपने केबिन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वह यहाँ का लॉयर था, इसलिए उसके लिए अपनी अलग केबिन बनाई गई थी। तीनों ही एक साथ इंडिया के बाहर रहते थे। प्रीतम का इस दुनिया में कोई नहीं था। अधिराज हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। वो दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ थे। प्रीतम को लॉयर बनना था और उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद वह अधिराज के साथ हो गया था। वह अपने केबिन की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसका किसी से टक्कर होता है। वह गिरने का होता है, तभी कोई लड़की उसे पकड़ते हुए संभाल के। प्रीतम जैसे ही उस लड़की की आवाज सुनता है तो उसे देखता रह जाता है। एपिसोड 17, प्रियांशु और आरू की नजदीकी देख गुस्से से लाल अधिराज थप्पड़ रचना का रोना। अब आगे प्रीतम अधिराज के केबिन से निकलते हुए अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तभी उसकी टक्कर किसी से होती है। उसकी टक्कर ऐसी थी कि वह गिरता तो मुंह के बल पर वह जमीन पर गिरता, पर अचानक कोई उसके हाथ शर्ट के साथ पकड़ खींच लेता है, जिससे प्रीतम संभल जाता है और वह जैसे ही उसे इंसान को थैंक यू और सॉरी दोनों बोलने लगता है, उसे इंसान को देख वह एक पल के लिए चुप हो जाता है। सामने खड़ी लड़की प्रीतम को देख मुस्कुराते हुए, प्रीतम तुम कब आए। प्रीतम एक गहरी नजर उस पर डालते हुए फिर एक मुस्कुराहट के साथ, के स्वरा कैसी हो। स्वरा अपने सर को हाँ में हिलाती है और वह केबिन की तरफ जाने लगती है। तभी प्रीतम उसे रोकते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता हम काफी समय बाद मिले हैं। ये सुनते ही स्वरा रुक जाती है और उसे देखते हुए तो प्रीतम बोलता है, एटलीस्ट हम यहाँ पर एक कप कॉफी तो पी ही सकते हैं, जस्ट फ्रेंडशिप। स्वरा कुछ नहीं बोलती और हाँ में सिर हिला देती है। प्रीतम और स्वरा दोनों ही कॉफी एरिया में चले जाते हैं। अधिराज सीसीटीवी कैमरा से उन दोनों को देख रहा था, पर उसके चेहरे की भाव शक था, जैसे वह क्या सोच रहा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वही दूसरी तरफ राजावत विला, धीरेन्द्र राजावत, उनकी पत्नी और राधिका तीनों ही नीचे बैठे हुए थे। तभी सीढ़ियों से नीचे आती हुई रिया बाहर जाने लगती है। तभी राधिका की तेज आवाज आती है, रिया। रिया के कदम रुक जाते हैं और हाथों की मुट्ठी बन जाती है। राधिका बोलती है, रिया कहाँ जा रही है आप। रिया बोलती है, मॉम मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, ये बोल वह जाने लगती है। तभी राधिका बोलती है, आने वाले 2 दिन बाद आपकी शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे और आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकती हैं। रिया जैसे ये सुनती है वह राधिका की तरह देखते हुए बोलती है, मॉम अब क्या मेरी शादी हो रही है तो क्या आप मेरी फ्रीडम को भी छीन लेंगे। रिया की ऐसी आवाज और ऐसी टोन सुन राधिका को भी गुस्सा चढ़ जाता है और वह बोलती है, ये कौन सा मैनर है आपको किसी से बात करने का। तभी रिया फिर गुस्से में उनके सामने आते हुए बोलती है, मैनर सिखाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। आपको तो अपने बिजनेस की पड़ी होती है, बिजनेस के अलावा तो आपको ये तक नहीं दिखता कि आपके कुछ भी बोलने पर आपके किसी बच्चे को कितना बुरा लगता है। यदि एक बेटा क्लब में पार्टी करने जाता है तो आप उसे घर में बंद कर देती है, और यदि मैं बाहर जा रही हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। ये सुनते ही विक्रम थोड़े तेज आवाज में, रिया क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। रिया भी हंसते हुए अपने पापा से बोलती है, पापा मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं उनको खुद का आईना दिखा रही हूँ जो दूसरे के ऊपर अपना हुक्म चलाती है। कभी उन्होंने आपको कभी टाइम दिया जो खुद के बच्चों को ध्यान देगी, उन्हें तो सिर्फ अपनी बिजनेस की पड़ी है और बिजनेस के ही चलते मेरी शादी कहीं भी किसी से भी करवा रहे हैं। ये सुनते ही राधिका गुस्से में तमतमाते हुए जाती है और रिया के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे रिया का गाल झुक जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। राधिका बोलती है, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम सबके परवरिश में इतनी कमी रख दी है कि तुम आज इतनी अपनी जबान ऊंची करके बात कर रही हो, और यदि तुमने मुझे ऐसा करार दे ही दिया है कि मैं तुम्हारी मां बनने लायक नहीं हूं और तुम पर हुक्म चलाती हूं तो ठीक है, जाओ अपने रूम में और कल के दिन तुम्हें अनिरुद्ध के साथ शॉपिंग पर जानी है। वहां पर उसके भी फैमिली वाले आ रहे हैं और यही मेरा आदेश है। ये सुनते ही रिया अपने गालों पर हाथ रखे अपने पिता को देखते हैं, जिनके चेहरे पर कुछ भाव नहीं थे, और वह गुस्से में वहां से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। वही राधिका गुस्से में काम रही थी, उनके हाथ काम रहे थे और वह अपने कमरे में चली जाती है। धीरेन्द्र जी विक्रम से कहते हैं, विक्रम जाकर बहू को संभालो। विक्रम बोलता है, वह खुद को संभाल सकती है पापा, उसे मेरी जरूरत नहीं है। ये कह वह बाहर चले जाते हैं। गिरिवाल हाउस में इस समय शाम के 4 बजे रहे थे। तभी राजन जी बोलते हैं, बहू मेरी चाय बनी क्या। अंदर से रचना की आवाज आती है, जी पापा चाय बन गई है, हम ला रहे हैं। तभी वह लता को देखते बोलती है, लता तू चल जाकर बाहर से सब्जी लेकर आ, आज हमका कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। ये सुनते ही लता हाँ में सर हिलाती है। तभी वह चाय लेकर हाल में जाती है। तभी अपने कमरे से अमित जी भी बाहर आते हैं। रचना उनको चाय देती है और राजन जी को फिर बगल में बैठे ब्रजेश जी को भी चाय देती है। रचना बैठते हुए बोलती है, पापा अब तो वैभव भी आ चुका है और जहां तक हमें लग रहा है कि वह अब नहीं जाएगा, जिस हिसाब से वह बता रहा था कि वह लड़का यहीं पर अपना कार्यभार संभालने वाला है, तो वैभव भी कहीं नहीं जाने वाला है। वह लड़का सुन राजन जी बोलते हैं, बहू उसका नाम अधिराज है। रचना चिढ़ती हुई, हाँ पता है पापा उसका नाम क्या है, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप सब उतना ही समझ गए, मेरे लिए काफी है। ब्रजेश की रचना से बोलते हैं, कहना क्या चाहती हो तुम। रचना बोलती है, भाई साहब मैं चाहती हूँ कम से कम सौम्या और वैभव की सगाई तो हो जाए, और यह बात सुन सभी उसकी सहमत में होकर हाँ में सिर हिला बोलते हैं, हाँ तो ठीक है। तभी रचना बोलती है, अभी पूनम और केशव दोनों ही बनारस गए हुए हैं, जब वह वहां से आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे और शायद वह कल आ जाए। तभी अमित जी बोलती है, पर जो भी हो इसे 1 हफ्ते के बाद ही इसको डिसाइड करना। रचना जी पूछती है, क्यों। तभी अमित जी बोलते हैं, क्योंकि राजावत विला में रिया की शादी है, उसकी शादी हो जाता है उसके बाद ही कोई फंक्शन करें। रचना जी तुनक कर बोलती है, उनके घर में शादी है तो उससे हमारा क्या लेना देना है। तभी अमित थोड़े गुस्से में, रचना तुम बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, एक नॉर्मल सी बात है, तुम जानती हो कि वो हमारे लिए कितने खास है और हम उनसे कितने रिलेटेड हैं। तभी रचना भी गुस्से बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आखिर गुलाम जो है आप। अमित चिल्लाते हुए, रचना। उनकी इतना तेज चिल्लाने से रचना के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और आंखों में नमी और रोते हुए बोलती है, आपको हमरे ऊपर सिर्फ चिल्लाना आता है, चिल्लाना है ना चिल्ला लीजिए, पर इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कितना भी वह आपको दोस्त दोस्त कहे लेकिन है तो आखिर आपके गुलाम ही, यह बोल वह अपने कमरे में चली जाती है।
ब्रजेश जी संजीदा होते हुए राजन से बोलते हैं, पापा आपको क्या लगता है जिस हिसाब से रचना उस घर से नफरत करती है और वहाँ के लोगों से, आपको लगता है कि वह इस शादी के लिए मान पाएगी? राजन जी एक गहरी सांस लेकर, मुझे खुद नहीं समझ आता ब्रजेश, सबकी तो ठीक है पर इसे कौन संभालेगा, यही बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये बोल अपनी चाय पीने लगते हैं। वही जैसे ही शाम के 5 बजे बजते हैं वैसे ही आरू धड़धड़ाते हुए अपने घर में कदम रखती है और बोलती है, अरे ओ मेरी हिटलर माँ कहाँ हो, देखो आपकी राजकुमारी आ गई है। ये कह सोफे पर बैठ जाती है। तभी अमित जी उसके बालों को सहलाते हुए, अच्छा मेरी प्रिंसेस को सिर्फ माँ से ही मिलना है, मुझसे नहीं। आरू मुंह बनाते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, वह क्या है ना, जब तक मैं उनकी बातों का प्रसाद ना ले लूं मुझे भी सुकून नहीं मिलता है। ये सुनते ही दोनों लोग हंसने लगते हैं। तभी आरू को रचना जी किचन में जाते हुए दिखती है। उनका चेहरा देखकर वह अमित जी की तरफ देखकर बोलती है, क्या आपने माँ को डांटा? अमित जी मासूम सा चेहरा बनाकर, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी माँ को डांटने वाला, वही है जो छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती है। ये सुनते ही रचना जी उनको एक नजर घुरती है और किचन में चली जाती है। तभी आरू किचन में जाते हुए अपनी माँ को पीछे से गले लगा लेती है और उनके गालों पर किस करते हुए, मम्मा आप ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। ये सुनते ही रचना जी का चेहरा पिघल जाता है। तभी वह आगे जैसे आरू की बात सुनती है वह फिर से चिढ़ जाती है। जब आरू बोलती है, आपके चेहरे पर वह गुस्से वाली जो सिन जमी रहती है ना, आपको वही सूट करती है, वही आपको हिटलरगिरी बनाती है। ये सुनते ही जैसे ही रचना वहां से बेलन उठा उसको मारने वाली होती है वैसे ही वह वहां से दौड़कर भागकर अपने कमरे में चली जाती है और जाते हुए बोलती है, माँ मेरे लिए मेरी वाली चाय बना दो, मैं आती हूँ। रचना जी एक गहरी सांस लेकर लता को देखती है तो लता अपने कंधे उचका देती है। तभी रचना बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कल की उसकी शादी होगी तो यही इसकी मासूमियत यही रहेगी? लता रचना को देखते हुए, काकी आप क्यों परेशान होती हो, अभी बच्ची है, कुछ दिन में उसको खुद ही समझदारी आ जाएगी कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। रचना जी हाँ में सिर हिला बोली, हमें भी शिव से यही उम्मीद है, किसी जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे। वही शाम के 7 बजे आरू अपने रूम से निकलते हुए बोलती है, चल बरखा प्रियू से मिलकर आते हैं। तभी बरखा बोलती है, सिर्फ एक दिन की बात है आरू, क्या तू एक दिन उससे मिले बना नहीं रह सकती? तभी आरू थोड़ी ड्रामेटिक होते हुए बोलती है, बरखा क्या तू अपनी सांस लेना छोड़ सकती है? क्या तू पानी के बिना रह सकती है? क्या तू हवा के बिना रह सकती है? नहीं ना, वैसे ही मैं प्रियू अपने कोकू के बिना नहीं रह सकती। तभी रचना की आवाज आती है, तो तू उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती, उसी के साथ रह जा। तभी आरू शर्माते हुए, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर उससे ही शादी करूंगी। ये बोल वह भागकर बाहर चली जाती है। राजावत जिला में रात को डिनर की तैयारी चल रही थी। तभी डोर से आरू आते हुए, हेलो दादू। धीरेन्द्र जी जो हाल में ही बैठे थे उसे देखते हुए, हेलो प्रिंसेस। आरू जाकर उनके पास बैठ जाती है। राधिका की नजर जैसे ही आरू के ऊपर जाती है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह जाकर सोफे पर बैठते हुए बोलती है, अरुंधति। आरू उनकी तरफ घूरकर देखती है पर वापस जब राधिका उसे घूरकर देखती है तो अपना चेहरे पर एक खिसियानी हंसी उनको देखने लगती है। तभी राधिका जी बोलती है, आप अब बच्ची नहीं रह गई हैं, आपको नहीं लगता कि आपको जरा अपने तौर तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए? आरू उनके कहे हुए बातों को समझ नहीं पाती पर उनकी नजरों को अपने बॉडी पर देख वह खुद को देखती है तो उसने इस समय एक छोटी हॉट पैंट पहना हुआ था जो उसके घुटने से ऊपर ही था और ऊपर फुल स्लीव शर्ट। पैंट उसकी थाई तक होने की वजह से उसके गोरे पतले लंबे पर दिख रहे थे। यह महसूस करते ही आरू मुस्कुराते हुए बोलती है, वह क्या है ना रानी माँ, अभी मैं बच्ची हूँ, मैं जिस दिन बड़ी हो जाऊंगी उस दिन पक्का मैं आपके जैसे कपड़ा पहनूंगी। यह कह वह उन्हें इशारा करने लगती है। राधिका को उसका ये तुरंत जवाब देना पसंद नहीं आता, वह कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी आरू का हाथ पकड़ खींचते हुए प्रियांशु उसे ले जाते हैं हुए बोलता है, चल आरू रूम में, यहाँ पर बुरे लोगों से बात नहीं करते हैं। आरू उसके साथ उसके कमरे की तरफ चली जाती है। आय राधिका एक नजर धीरेन्द्र को देखते हुए, क्या आप सच में श्योर हैं? धीरेन्द्र बोलते हैं, सब समय पर छोड़ दीजिए राधिका, सब ठीक हो जाएगा, अभी बचपना है उनमें। वही प्रियंकु आरू को लेकर अपने रूम में जाता है जहां पर पहले से ही प्रीता बैठी हुई थी। तभी वहां पर श्रुति भी आ जाती है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट था जिसे देखते ही आरू झपट्टा मार उससे चिप्स ले लेती है और खाने लगती है। तभी श्रुति बोलती है, तू मोटी पहले मेरा चिप्स का पैकेट देख, कर हमेशा मेरी ही सामान क्यों झपटती है? ये सुनते ही आरू उस चिप्स में से एक खाते हुए पीछे करते हुए बोलती है, क्या करो तेरा ये गुस्से से लाल टमाटर जैसे चेहरा जो देखने को जो मिलता है, और वैसे भी तू मेरी दुश्मन है क्योंकि तुम मेरे प्रियु को हमेशा डांट खिलाती है, तो मैं तुम्हें चिप्स क्यों खाने दूं? ये सुनते ही श्रुति उसके ऊपर चढ़कर उससे चिप्स छीनने लगती है। आरू उसे अपने पीछे छुपाने लगती है और पीछे प्रियांशु की गोद में बैठकर उसे पीछे छुपा देती है। प्रीता ये सब देख हंसने लगती है। तभी श्रुति जब उसे पैकेट नहीं छीन पाती तो उसे गुदगुदी करने लगती है। उसकी गुदगुदी की आवाज से रूम का दरवाजा खुला रहने से आरू की हंसी पूरे घर में गुंज जाती है। घर पहले के महाराजाओं का बनाया हुआ था जिस वजह से एक भी आवाज वहां पर गुंजने के लिए काफी थी। हालांकि हर रूम साउंड प्रूफ था पर वो दरवाजा खोलने की वजह से उसके हंसने की आवाज चारों तरफ गुंज जाती है। वही अधिराज जो अब तक ऑफिस से आ चुका था वह अपने फ्लोर पर कमरे की तरफ जा रहा था। आरू की हंसने की आवाज सुन उसकी कदम रुक जाते हैं। तभी वह एक नजर प्रियांशु के रूम की तरफ देखा है जहां पर हल्का खुला होने से देखता है कि इस समय सभी आपस में चिप्स के लिए सिर्फ लड़े जा रहे थे। श्रुति उसको गुदगुदी किया जा रही थी तो वही आरू इस समय प्रियांशु की गोद में थी। आरू श्रुति को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही अधिराज के हाथों की मुठिया कस जाती है और आंखें गुस्से से लाल। जब अधिराज से बर्दाश्त नहीं होता तो वह गुस्से में चिल्लाता है, स्टॉप इट। यह आवाज सुनते ही सभी डर कर चुप हो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज ही काफी थी किसी के भी अंदर डर से कांपने की। श्रुति प्रियांशु और प्रीता जब सामने देखते हैं तो वह तुरंत आरू को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। आरू जब सामने शख्स को देखती है तो वह समझ तो नहीं पाती पर उस शख्स को देख उसके अंदर एक डर से सहरन हो जाता है। अधिराज की आवाज इतनी तेज थी कि आंगन में बैठे राधिका धीरेन्द्र सभी खड़े हो जाते हैं। तभी अधिराज गुस्से में बुलाता है, निकलो बाहर सभी के सभी। सभी सर झुकाकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी आरू पीयू से कान में पूछती है, ये कौन है जो देखने से ही किसी राक्षस की तरह लग रहा है? आरू ने ये बात धीरे से ही बोलता है पर यह बात अधिराज सुन लेता है। तभी प्रियांशु बोलता है, ये वही देवल है जिससे बचपन में हमारा जीना हराम कर दिया था। ये सुनते ही आरू डर से कांप जाती है। तभी एक बार फिर से अधिराज की आवाज आती है, बाहर निकलो सभी। सभी के सभी बाहर निकल जाते हैं। तभी राधिका धीरेन्द्र सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तभी अमन और शिल्पा भी जो कमरे में थे वह बाहर आते हैं। तभी शिल्पा आरू को देखते हुए, जरूर इस टीचर ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे हमारे घर के सारे बच्चों को डांट पड़ने वाली है। अधिराज ये घर है कोई चिड़ियाघर नहीं जो तुम लोग इस तरह से चिल्ला रहे हो। तभी आरू बोलती है, हम लोग चिड़िया नहीं है। ये कहते ही वह चुप हो जाती है क्योंकि सामने अधिराज ही उसे अपने लाल आंखों से घूर रहा था। एपिसोड 18 अधिराज का आरू के कपड़े पर कमेंट्स करना राहुल की घिनौनी सोच। अब आगे अधिराज के इतनी तेज चिल्लाने से घर के सभी लोग ऊपर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर घर के सभी बड़ों का रूम था तो वही दूसरे फ्लोर पर सारे बच्चों का रूम था। दूसरे फ्लोर के दूसरे तरफ सिर्फ अधिराज का। वह दूसरे फ्लोर से होते हुए जा रहा था। तभी वह आरू को इस तरह से प्रियांशु की गोद में बैठा देख और मस्ती करते देख उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह सभी को गुस्से में बाहर बुलाता है। सभी बाहर खड़े हो जाते हैं। आरू के ये पूछने पर कि यह कौन है तो प्रियु उसे बताता है कि यह वही है जिसने हमारा बचपन में जीना हराम कर दिया था। ये सुनते ही आरू डरकर काम सी जाती है क्योंकि वह कभी नहीं भूल सकती जब इस देवल उन दोनों को सजा देता था। राधिका जी पूछती है, क्या हुआ अधिराज, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अधिराज आरू की तरफ घुरते हुए, मॉम क्या हमारे घर के संस्कार इतने खत्म हो गए हैं जो यहाँ पर सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़े पहना जाता है? ये बात जैसे ही राधिका सुनती है उनकी नजर आरू पर जाती है जो अभी भी उन्हें ही देख रही थी। राधिका, अधिराज आप इतना पैनिक मत करिए, हम समझते हैं, और रही बात यह सबाज के समय में एक नॉर्मल सी बात है। तभी आरू बीच में बोलती है, क्या आपने मेरे कपड़े पर कमेंट किया? ये सुनते ही अधिराज अपनी एक कदम उसके तरफ बढ़ाता है तो आरू 2 कदम पीछे होकर प्रियांशु के पीछे छुप जाती है।
अधिराज गुस्से में बोलता है, मैं जब तक इस घर में हूँ मुझे इस तरह का शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद और यह बात मॉम आप जितने अच्छे से सबके अंदर बैठा दीजिए ज्यादा अच्छा है। ये कह वह आरू और प्रियांशु को घुरते हुए वहां से चला जाता है। सभी को समझ नहीं आता कि अधिराज इतना गुस्सा क्यों हो गया, पर सभी को लगता है कि अधिराज को शोर पसंद नहीं है और इस तरह से आरू के कपड़े को देख शायद वह गुस्सा हो चुका था। पर किसी को क्या पता कि अधिराज को आयु दिल ही दिल में पहली नजर से ही घर कर गई थी और उसे इस तरह से किसी और के पास बैठना पसंद नहीं था। पर यह बात अधिराज मानना नहीं चाहता था। अधिराज अपने कमरे में चला जाता है। वही आरू बोलती है, यार ये तो बड़े विचित्र है, इन्हें क्या प्रॉब्लम है जो मेरे कपड़े पर आए बड़े कमेंट करने वाले। मुझे क्या वह बच्चा समझ रखा है हूँ जो मैं डर जाऊंगी। मैं आरू गिरवाल हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये सब वह अपनी ही धुन में कहती जा रही है। जैसे ही उसकी नजर घूरती हुई राधिका पर पड़ती है तो वह चुप हो जाती है। तभी दादाजी आवाज लगाते हैं, चलो बच्चों खाना खा लो। ये सुनते ही आरू खुशी से दादू के साथ चली जाती है। राधिका अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को दबाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और अधिराज का की नजर में आरू का इस तरह से इमेज बनना उन्हें समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। वही अधिराज अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपनी टाई की नोक ढीली करता है और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम की दीवार पर हाथ लगा शॉवर में भीगने लगता है। उसके साथ ही इस समय गहरी सांस ले रहा था। उसे बार बार आरू इस तरह से कपड़ा पहनना याद आ रहा था जिसमें उसकी पूरी की पूरी पैर दिख रही थी, जिससे न जाने क्यों उसे एक अजीब सा फील हो रहा था। इस समय वह शर्टलेस होकर शानवर के नीचे खड़ा था। उसकी बॉडी इस समय ऐसी दिख रही थी जिसे कोई भी देखे तो उसे देखता रह जाए। 8 पैक एब्स, कसे हुए मसल्स, बाइसेप्स, ये सब उसके जिम में करी हुई मेहनत को अच्छे से दिखा रहा था। ऐसी बॉडी जो अच्छे अच्छे हीरो के पास होती थी वैसी बॉडी अधिराज की थी। जब लगभग खुद को आधे घंटे तक शॉवर में भीगा कर वह कुछ नॉर्मल सा होता है तो वह खुद को बाथरोब में लपेट बाहर आता है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। वह कॉल शेरा का होता है। वह फोन जैसे ही उठाता है उधर से शेरा बोलता है, बॉस आपने जो कहा था वह काम हो गया। कल की न्यूज में उन दोनों की अच्छी खासी न्यूज चलने वाली है जो सब जगह तहलका मचा देगा। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, ऐसा ही होना चाहिए। ये बोल कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद वह क्लोजेट रूम में कपड़े पहन सोफे पर बैठ अपने लैपटॉप को लिए उस पर काम करने लगता है। इस समय काम के प्रति वह काफी ज्यादा सीरियस था। उसके उंगलियां लगातार उसके लैपटॉप पर चल रहे थे। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है तो अधिराज देखता है घर के दीनू काका ने उसके लिए खाना लेकर आए हैं। दीनू काका एक नजर अधिराज को देख बोलते हैं, बड़े साहब आपके लिए खाना लेकर आए हैं। अधिराज हाँ में सिर हिलाता है तो दीनू काका जाने लगते हैं। तभी उन्हें अधिराज की आवाज सुनाई देती है, काका आप मुझे पहले की तरह अधिराज बुला सकते हैं, आपको बड़े साहब बोलने की जरूरत नहीं है। दीनू काका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी काका बोलते हैं, बेटा जिस दिन सच में इस घर में पहले के जैसे आप वापस आएंगे आप हमारे लिए हमारे वही अधिराज बाबा हो जाएंगे। ये बोल वो चले जाते हैं। अधिराज कुछ नहीं बोलता। वह उठकर अपना डिनर करता है। उसके बाद वह बालकनी में चला जाता है। तभी उसकी नजर सामने से जाती हुई आरू पर पड़ता है जिसके साथ एक लड़का था। उस लड़के को देख शायद अधिराज पहचान जाता है। अधिराज अपने जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लेता है। आरू को वैभव लेने आया था। वैभव की पीठ पर आरू चढ़ जाती है तो वैभव उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे ले जाता है। ये सब अधिराज देख रहा था और लंबी लंबी सांस सिगरेट में भरने लगता है और उसे एक नजर देख बोलता है, यह मासूमियत है या छलावा, ये सच है या झूठ, पर तेरी उन एहसासों की तलब इस तरह से लग रही है कहीं तुझे अपने में खुद को समा तेरे अस्तित्व को ही खत्म ना कर दूं। वही गिरवाल हाउस। आरू जब घर पर पहुंचती है तो रचना जी उसे देख कुछ बोलने की होती है कि वैभव बोलता है, मां रात काफी हो गई है इसे सोने दीजिए सुबह बात होगी। रचना हाँ में सिर हिलाती है और सभी को गुड नाइट बोल अपने कमरे में चली जाती है जहां बरखा अपनी पढ़ाई कर रही थी। बरखा जब आरू को आते हुए देखती है तो बोलती है, आ गई महारानी, तो कैसा रहा आपका दिन। तभी आरू बिस्तर पर धम्म से गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इन मस्ती मजाक में न जाने क्यों अचानक उसका दिल धड़कने लगता है। वह अपने दिल पर हाथ रख लेती है और आंखें बंद करती है तो उसे वही दो बुरी आंखें दिखती हैं जो उसे ही घूर रही थी। ये देख उसकी आंखें झट से खुल जाती है। तभी वह बरखा को बोलती है, तुझे पता है वो डेविल जो हमें बचपन में अपने एरिया की तरफ आने भी नहीं देता था वह वापस आ चुका है। बरखा बोलती है, हाँ तो मुझे पता है। तभी आरू बोलती है, आज भी उसकी आंखें कितनी डरावनी है। पता है जब मैं उसे देखा ना तो मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा था, पर तुझे तो पता ही है मैं कितनी ब्रेव हूँ, मैं भला थोड़ी किसी से डर सकती हूँ। ये बोल वह बिस्तर पर लेट जाती है और बरखा के कपड़े के एक हिस्से को पकड़ सो जाती है। ये देख बरखा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बोलती है, तू बोलती है तुझे डर नहीं लगता पर फिर भी तू मुझे पकड़ कर सो रही है। या बोल वह भी अपनी बुक को रखती है और आरू के बगल में सो जाती है। किसी के दिल में जज्बात थे पर वह उसे मानना नहीं चाहता था तो किसी के दिल में दूर दूर तक कुछ नहीं था। आने वाले समय में नसीब एक अलग ही खेल खेलने वाला था। अगली सुबह राजावत विला। सुबह के 10 बजे बज रहे और आज से ही घर की सारी तैयारियां शुरू होने वाली थी क्योंकि घर की बड़ी बेटी की शादी थी। राधिका जी ने अपने घर में ही अपने ज्वेलर्स को बुलाया हुआ था और इस समय सभी लोग बैठकर ज्वेलरी को सेलेक्ट कर रही थी। तभी दादी बोलती है, अमन ये अजीत और पूजा कब आने वाले हैं, क्या इन दोनों का अभी घूमना फिरना खत्म नहीं हुआ। वह सभी बात कर ही रहे थे तभी डोर पर से एक आवाज आती है, आपने हमें याद किया माँ और हम चले आए। सभी डोर की तरफ देखते हैं तो एक आदमी और एक औरत खड़े थे। पूजा उम्र 42 साल, इस घर की सबसे छोटी बहू यानी कि प्रियांशु की सबसे छोटी चाची और श्रुति की माँ और साथ में अजीत जिनकी उम्र यही करीब 45 साल। पूजा को देखते ही शिल्पा का मुंह बन जाता है और वह धीरे से बोलता है, आ गई हमारी फैशन क्वीन। उसको मुंह बनाते देख अमन फिर से उसे घुरता है तो वह चुप हो जाती है। पूजा जो एक फैशन डिजाइनर थी और खुले विचारों की थी वह घर में कदम रखती है और जाकर सभी के पैर छूती है। तभी दादी बोलती है, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तभी पूजा बोलती है, माँ मेरे अंदर बहुत सद्बुद्धि है, बस समझने वालों को बुद्धि चाहिए। ये बोल वह दादाजी के पैर छूती है। तभी अजीत भी आकर सभी के पैर छूता है। तभी राधिका बोलती है, तो आप लोगों का टूर हो गया 2 दिन का कहकर 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं। पूजा जाकर राधिका जी के गले लगते हुए या यूं कहूं जबरदस्ती गले लग बोली, क्या करे भाभी आपके देवर से है ही इतनी रोमांटिक कि हम कर ही क्या सकते हैं। अब उनका अगर 2-4 दिन और रुकने का मन कर गया तो। राधिका जबरदस्ती उसका हाथ अपने गले से छुड़ाते हुए, पूजा बिहेव योरसेल्फ, यह क्या बचकानी हरकत है। पूजा उन्हें और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए, आपको पता है जब आप इस तरह से चिढ़ती है ना तो मुझे और भी ज्यादा क्यूट लगती है। राधिका उसे घूरकर देखती है तो वह तुरंत अपने हाथ हटा लेती है। तभी राधिका अजीत को देखते हुए, अजीत जरा अपनी वाइफ को मैनर सिखाओ कि किससे कैसे बात करना चाहिए। तभी अजीत भी जाकर उनके गले लगते हुए, अब अपने ही भाभी माँ को प्यार करने के लिए अब मैनर की जरूरत पड़ेगी, यह बोल वह भी उनके गले लग उनके गाल को चूम लेता है। ये देख दादी दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं बैठे विक्रम जी खांसने की एक्टिंग करते हैं। तभी सभी को नजर आता है कि विक्रम उन्हें कब से घूर कर देख रहे हैं तो वह सभी उनसे अलग हो जाते हैं। तभी श्रुति दौड़कर उनके पास जाकर बोलती है, मामा पापा आप सभी को पता है मैंने कितना मिस किया, ये बोल उनके गले लग जाती है। तभी रिया भी दौड़कर जाती है और पूजा के गले लग जाती है। पूजा रिया के चेहरे को हाथों में भरते हुए, अरे हमारी होने वाली दुल्हनिया का चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है। तभी राधिका की आवाज आती है, पूजा जाकर फ्रेश होकर आइए और यहाँ पर ज्वेलरी को सेलेक्ट करिए क्योंकि शादी को सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। ये सुनते ही पूजा हाँ में सिर हिलाती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही रिया एक नजर राधिका को घूर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी राधिका की आवाज आती है, और आप रिया जाकर अच्छे से तैयार होकर आइए, आपको अभी अनिरुद्ध के साथ मॉल जाना है क्योंकि उनके भी माँ पापा आ रहे हैं। ये सोचते ही रिया के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वह अपने रूम में चली जाती है। तभी वह अपने मोबाइल पर देखती है कि राहुल नाम फ्लैश हो रहा था।
वह फोन उठाती है तभी उधर से राहुल की आवाज आती है, रिया बेबी तुम कहाँ हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, क्या तुम सच में उसे शादी के लिए इतनी ज्यादा खुश हो कि तुम मुझे भूल गई। तभी रिया रोते हुए बोलती है, राहुल स्टॉप इट, यह क्या हरकत है, यहाँ मैं परेशान होकर मरी जा रही हूँ और तुम्हें ये सब सोच रहा है। तभी राहुल बोलता है, मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। तभी रिया बोलती है, पर कैसे, मैं तो अभी मार जा रही हूँ। तभी राहुल बोलता है, तुम मुझे वहाँ की लोकेशन भेजो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। रिया पर राहुल पर वह कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुमसे मैं ना जाने कितने दिनों से नहीं मिला हूँ, तो मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझ रही हो। ये सुनते ही रिया की आंखों से आंसू आ जाता है। वह हाँ मैं बोल फोन रख देती है। उसके फोन रखते ही उधर से राहुल जो अपने घयाली आंसू बहा रहा था वह अपने आंसू को पोंछते हुए आराम से चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसके दोस्त जो उसके अगल बगल ही बैठे थे एक बोलता है, क्या बात है, तुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम इतना अच्छा नाटक कर रहा है, तुझे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तभी राहुल बोलता है, अब क्या करूं, वह इतने प्यार में पागल है ही, और भाई जो इतनी अमीर खानदान मेरे प्यार में पागल हो तो उसको लूटना तो बनता है। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। तभी दूसरा बोलता है, कुछ भी कहो पर है बहुत खूबसूरत, काश हमें भी मौका मिलता है ऐसी खूबसूरती को छूने का। वह इतना ही बोल पाता है कि राहुल उसे घूर कर देखता है। तभी राहुल बोलता है, जब तक मैं उसे नहीं छूगा तब तक तुम लोग अपना लाज जरा संभल कर रखो। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखते हैं फिर राक्षसों के जैसे हंसने लगते हैं। एपिसोड 19, शैलेंद्र अनूप की मौत का दहशत, अधिराज की क्रूएलिटी, आरू का सर को किस। गिरवाल हाउस। अभी तक बरखा और आरू दोनों ही कॉलेज जा चुकी थी। इस समय हाल में रचना जी बैठी लंच की तैयारी कर रही थी। तभी घर की लैंडलाइन की घंटी बजने लगती है। अमित जो कि उनके साथ सोफे पर ही बैठे थे वह जाकर कॉल उठाते हैं तो उधर की आवाज सुन बोलते हैं, नमस्ते भाभी जी। ये सुनते ही रचना के हाथ रुक जाते हैं। उधर से कुछ कहा जाता है तो अमित बोलते हैं, जी हम चले आएंगे, आप निश्चिंत रहें। ये बोल वह कॉल कट कर देते हैं। कॉल करते ही रचना जी जो आलू को बड़े ही प्यार से छिल रही थी अब उनके हाथ इस समय गुस्से से चल रहे थे, जैसे वह गुस्से में किसी के शरीर से मांस अलग कर रही हो। अमित की नजर जैसे ही रचना पर जाती है वह उन्हें देखने लगते हैं। एक गहरी सांस लेकर उनके पास जा उनके कंधे पर हाथ रखते हैं तो रचना जी उनका कंधा पर से हाथ झटक देती है। यह महसूस करते ही अमित बोलते हैं, रचना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रचना वैसे ही सब्जी को काटते हुए, जी जरूर बताइए, क्या हुक्म आया है आपकी भाभी सा का इस बार, कौन सा आदेश दी है उन्होंने जिसको पूरा करने के लिए अपना ना तो मुझे देखेंगे ना मेरे बच्चों को। ये सुनते ही अमित गहरी सांस लेकर, रचना पुरानी बातों को छोड़ दो, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ये सुनते ही रचना जी गुस्से में अपना सब्जी रखती है और उन पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या कहा आपने, छोड़ दूर ले ली, आप उस औरत की वजह से आपने मेरे पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप उनके घर के गुलाम थे। वो एक आवाज लगाएं तो आप रात को यदि मेरे साथ सो भी रहे हो ना तो भी आप उठकर उनके पास चले जाएंगे और आप अभी बात कर रहे हैं कि मैं भूल जाऊं, मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस परिवार की वजह से आप मेरे पति होकर भी मेरे साथ समय नहीं बिताए जितना उनके साथ रहते हैं। ये सुनते ही अमित गुस्से में, बस करो रचना, बात को कितना खींचती हो, मैं उस कंपनी का उनका असिस्टेंट था तो मेरा उनके साथ रहना वाजिब है। रचना हंसते हुए, अच्छा जी आप उनके असिस्टेंट है तो असिस्टेंट की ड्यूटी कितनी देर तक होती है, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटे की असिस्टेंट की ड्यूटी किसकी होती है, जरा मुझे भी तो समझाइए। ये सुनते ही अमित गुस्से में रचना पर हाथ उठाते हुए, रचना। तभी ऊपर से राजन जी की आवाज आती है, अमित यह क्या हरकत है, कैसे बात कर रहे हो तुम बहू से। रचना जैसे ही राजन की आवाज सुनती है वो गुस्से में रोते हुए अपने कमरे में चली आती है। लता जो किचन से सब कुछ सुन रही थी वह आती है और सब्जी उठाकर किचन में लेकर चली जाती है। अमित वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। राजन उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, रिलैक्स अमित, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी अमित अपने पिता राजन को देखते हुए, पापा गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, जो मुंह में आता है अनाप शनाप बकती जाती है, कुछ भी समझदारी या सोचने समझने की क्षमता ही इसके अंदर नहीं है, आप ही बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। तभी राजन उसे कंधे से हाथ थपथपाते हुए, बेटा गलत तो वह भी नहीं है, वो सिचुएशन को नहीं समझ पा रही है तो तुम्हारा काम है उसे समझना। ये बात तो सच है कि तुम राधिका के बिजनेस की वजह से तुमने बहुत कम रचना के साथ समय बिताया है। ये बात उन्हें हमेशा चुभती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप चिल्लाकर सारी समस्या का समाधान करें। तभी अमित, पापा उसके बातों से लगता है कि जैसे मैं और राधिका, इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी राजन जी बोलते हैं, रचना समझदार है, उन्हें आप प्यार से समझाने की कोशिश करें, उन्हें सब समझ आएगा। तभी वह बातों का माहौल हल्का करते हुए, वैसे किसका फोन था। तभी अमित बोलता है, राधिका जी का फोन था, उन्होंने कल से हल्दी की रस्म है इसके लिए कल से पूरे फंक्शन में इन्वॉल्व होने की बात कही है और यह समझने के लिए तैयार नहीं है। राजन अमित के कंधे थपथपाते हुए, बरखुदार औरत ऐसी ही होती ही है, वह एक जंग लड़ने से भी ज्यादा टफ मिशन होती है और यदि जो उस मिशन को जीत जाए समझ लीजिए पूरी दुनिया जीत जाए। ये बोल वह हंसने लगते हैं। अमित के भी चेहरे पर हंसी आ जाती है। AR कारपोरेशन, अधिराज ऑफिस। वही ऑफिस में बैठा अधिराज अपने चेयर पर बैठ सामने एक टक टीवी को देखे जा रहा था। इस समय उसके हाथ में वाइन का गिलास था जिसे वह पी रहा था। सामने बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज हेडलाइन बनी थी। सामने न्यूज वाले एंकर कह रहे थे, जंगल में मिली है 2 लोगों की लाश। लाशों को देखकर ही लग रहा है कितनी बेरहमी से हुई मौत, पूरी बॉडी को गोलियों से छन्नी किया गया है, उनके मुंह में कितनी सारी गोलियां दागी गई है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेदर्दी तरीके से उनसे अपना दुश्मनी निकाली है। मौत पिछले 2 दिन से हो चुकी थी पर जानवरों ने उन्हें बुरी तरह से खा चुके हैं। तभी दूसरा है एंकर बोलता है, इंक्वायरी पर पता चला कि यह बड़े बिजनेसमैन शैलेंद्र जैन और अनूप महेश्वरी है जो कि जाने माने बिजनेसमैन है। अब पता ये लगाना है इतनी बड़ी बेदर्दी उनके साथ किसने दिखाई। तभी वहां पर पुलिस के सामने माइक करते हुए, तो मिस्टर सिंधिया क्या कहना चाहेंगे इस केस में। वरुण शिंदे जो कि ACP था वह बोलता है, अभी हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं, आए पर इस दोनों मौत के बारे में हम पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि गुनहगार भले ही गुनाह करके छुप गया हो पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ये सुनते ही अधिराज जो वाइन पी रहा था वह जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, उसकी हंसी किसी साइको से काम नहीं थी। उसके बगल में खड़ा वैभव और प्रीतम जो दोनों साथ में थे वह दोनों अधिराज को देखने लगते हैं। अधिराज हंसते हुए बोलता है, ये शिंदे पता करेगा कि कैसे मौत हुई है। ये बोल फिर से साइको की तरह हंसने लगता है। तभी वह वैभव की तरफ देखते हुए, तो मिस्टर गिरवाल क्या सबूत छोड़ा है आपने जिससे ये 2 टके का ACP मुझे पकड़ सके। वैभव एक गहरी सांस लेकर, कोई सबूत नहीं है बॉस। तभी वह प्रीतम की तरफ देखकर बोलता है, आगे का अपडेट। प्रीतम बताता है, उसके बिजनेस का सारा शेयर गिरने लगा है क्योंकि अपने बिजनेस का वही मालिक था और उसके बच्चे अभी बड़े नहीं है और एक है अभी तो डूब्स में डूबा रहता है। अधिराज अपने चेयर को घुमाते हुए सामने टीवी को देखते हुए, अपने लाल आंखों से मुझसे उलझने वालों का यही अंजाम होगा, उन्हें अपने अस्तित्व को खत्म करना होगा। ये बोल वह वाइन को पीने लगता है। ना जाने क्यों अधिराज का और इस समय ऐसा था कि एक पल के लिए प्रीतम और वैभव एक दूसरे को देखते ही उनके अंदर एक अनजाना सा डर लगता है। जैसे ही अधिराज वैभव और प्रीतम का चेहरा देखता है तो वह फिर से हंसने लगता है। उसके ऐसे हंसने से दोनों डर से सहज जा जाते हैं। वही कंपनी के बाहर यही न्यूज लगातार चल रही थी, शायद ये बहुत बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज बन चुकी थी। ये खबर जैसे ही स्वरा के कानों में जाती है उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वह अपने चेयर पर बैक सिकुड़कर सामने उन दोनों की हालत देखती है जिस पर उन दोनों की मौत की फोटो को ब्लर नहीं किया गया था। शायद ये कहीं ना कहीं अधिराज के कहने के अनुसार ही था जो अपनी दहशत सबकी नजरों में बनाना चाहता था। इतनी बेरहमी वाला बॉडी को देख स्वरा कांपने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आदित्य की नजर जब स्वरा पर जाती है या यूं कहूं या न्यूज पढ़ते ही वो तुरंत स्वरा की तरफ भागता है।
स्वरा जैसा उसने सोचा था वैसा ही था, वो उसे जाकर पकड़ लेता है तो स्वरा आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। वह डरते हुए बोलती है, आदि वह दोनों के। आदि बोलता है, स्वरा मत देखो, अब भूल जाओ। स्वरा रोते हुए, कैसे भूल जाऊं आदित्य, जबकि वह सब मेरी वजह से। आदित्य गुस्से में, तुम्हारी वजह से नहीं स्वरा। तभी स्वरा बोलती है, पर सिर्फ एक लड़की को देखने भर से इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं राज। आदित्य कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहता। वही प्रीतम जो अभी अपने केबिन की तरफ जा रहा था, उसे जब स्वरा और आदित्य को इतने एक दूसरे के करीब देखता है, ये देख उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है, पर वह अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वही कॉलेज में इस समय सभी अपने क्लासरूम में बैठे थे। वही आरू कप की जम्हाइयां ले रही थी क्योंकि सामने प्रोफेसर भूगोल के लेक्चर दे रहे थे। वही आरू जो कभी ड्राइंग बनाती है तो कभी सिर रखकर सोने लगती है। ये देख बरखा उसे बार बार उसे हिलाकर उठाती। वह उठकर बैठ जाती पर अगले ही पल फिर से अपने वही हरकत। ये देख बरखा इरिटेट हो जाती है। तभी प्रोफेसर की नजर आरू पर चली जाती है और वह बोलता है, मिस अरुंधति, आई मीन आर्गिरवाल। ये सुनते ही आरू के चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे वह न जाने कब से यही सुनना चाहती हो, और वह उठकर बोलती है, जी सर। उसको इतना खुश देख सभी क्लास उसे ही देखने लगते हैं। तभी सामने प्रोफेसर दीपक बोलते हैं, हम यहाँ पर इतनी बड़ी लेक्चर दे रहे हैं और आपको यहाँ पर नींद आ रही है। अगर आपको सोना ही है तो आप अपने घर जा सकती हैं। गेट आउट ऑफ माई क्लास। ये सुनते ही आरू उन्हें एक लाइन किस देते हुए बोलती है, अरे वाह सर, आपकी नजर अभी मेरे ऊपर पड़ी। मैं न जाने कब से आपको हिंट दे रही हूँ कि आप मुझे देखो, पर आप मुझे अभी देख रहे हो, काश आप थोड़ी देर पहले देख लिए होते हैं। ये बोल वह अपना बैग उठाती है और उठकर वह बाहर जाने लगती है। तभी वह रुककर जाकर दीपक की गाल पर किसकर बोलती है, आप कितने अच्छे हो सर। ये बोल बाहर निकल जाती है। सभी आंखें फाड़े आरू की हरकत देख रहे थे, खुद दीपक की भी। वह खुद सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने पनिशमेंट दिया है या कोई गिफ्ट दिया है। तभी उसकी नजर सामने क्लास के बच्चों पर जाते हैं जो मन मन सब मुस्कुरा रहे थे। ये देख वह होश में आती है, जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुम सभी को बाहर जाना है। सभी चुपचाप अपने बुक में देखने लगते हैं। वही